हेलो नरेंद्र सर। हम सर को 5 मिनट्स में इनवाइट करेंगे। कुछ लोग और आते तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि किसी के अगर कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप मुझे अभी मैसेज कीजिए ताकि मैंने नोट डाउन कर लूँ, क्योंकि बिटवीन कन्वर्सेशन क्वेश्चंस को लेना थोड़ा सा कई बार मिस हो जाते हैं। तो कोई इम्पॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस हो, अच्छे मीन्स कि रिलेटेड टू एजुकेशन, एकेडमिक लर्निंग, इस टाइप के, तो ज़रूर पूछिएगा सर से। और सर ऑनलाइन है तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट सेंड कर दूँ। हेलो सर। हेलो वंस अगेन। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है, अभी नहीं आ रही। हाँ अभी आ रही है। नहीं, नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है। मेरा सी टाइप कनेक्शन है तो कई बार क्या हो जाता है कि हाँ, ईयरफोन की जॉइनिंग में कनेक्शन में कुछ डिफिकल्टी हो रही है आई थिंक। कई बार वो यस। पिन लूज हो जाती है, ऐसा कुछ तो। कोई बात नहीं सर, हम ऐसे ही बात कर लेते। नहीं, अभी साइलेंट हो गया सब। उसके पिन में ही प्रॉब्लम है आई थिंक। उसके पिन की वजह से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। एक क्वेश्चन तो हो गया। वैसे शुरू करते हैं। आई होप मेरा वॉइस जो है ऑडिबल रहेगा। हाँ, आपकी वॉइस अच्छे से आ रही है सर। जी सर। शुरू करते हैं लाइव। जी सर। हम लोग रोनानो बंद के बारे में बात कर रहे थे। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में अच्छा थोड़ा था। सा बताइए। जी। यूजुअली मुझे शूट करना बहुत पसंद है। अ, क्योंकि जो भी मैं कुछ काम करता हूँ उससे मैं तकरीबन 1 साल या 2 साल के अंदर एटलीस्ट एक छोटा सा जगह मिले वहाँ शूट करता हूँ। उससे वजह से क्या होता है कि अ, आपने जो कुछ भी वर्क प्रोड्यूस किया है वो पब्लिक के सामने डिस्प्ले हो जाता है एंड देन योर पोर्टफोलियो जो भी है वो नील हो जाता है मेरे हिसाब से। ये मैं मानता हूँ क्योंकि एक बार वो वर्क मैंने एक जगह पे डिस्प्ले कर दिया तो उसके बाद वो क्या हो जाता है कि मैं नए वर्क प्रोड्यूस करने के प्लान में तो एटलीस्ट बन जाता हूँ। नहीं तो क्या होता है कि मैंने कई बार देखा है कि हम्म। अभी मेरे जब कितने बहुत सारे सीनियर जो बहुत बहुत पहले के जो लैंडस्केप आर्टिस्ट है जब अभी भी सालों साल वो जो हम लोग ने शुरुआत में देखे हुए कई साल पहले वो लैंडस्केप जो है वही सारे एग्जीबिशन में रिपीट देखते रहते हैं।
तो 4 साल के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा लगता है कि कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया है जाकि उसे मैं कई एक शो में एग्जिबिट कर सकूं। मेरे लिए मेरा जो आर्टवर्क है उसकी जो मेरे लिए जो लाइफ जो है उसमें 2 साल या 2.5 साल हो सकती है। अगर उसके पहले वो अगर कहीं डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो मैं एटलीस्ट अपने घर पे तो लगा ही देता हूँ। लेकिन मेरा जो मेन गोल होता है कि अगर मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो उसे सही जगह पे डिस्प्ले होना जरूरी है ताकि लोगों को पता चले। लोग हम्म। ऑनलाइन के तो देखते हैं आर्टवर्क को, लेकिन फिजिकल आर्टवर्क को देखना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो यस। उसके वजह से क्या होता है कि आपका वर्क प्रोड्यूस होते रहता है। आपका जो रिसर्च है, डेवलपमेंट है, आपका जो काम करने का जो तरीका है वो थ्रू आउट द वे बढ़ते रहता है। ऐसे नहीं कि एक काम कर दिया और 6 6 महीने उसी आर्टवर्क को पोस्ट करते करते पूरा साल निकाल लिया। या फिर कोई भी कंपटीशन हो, या फिर कोई भी शो हो, ग्रुप शो हो, या फिर कभी स्पॉन्सर शोज होते हैं, एक ही आर्टवर्क घूमते रहता है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे मेरा हर एक आर्टवर्क मुझे 6 महीने के साथ पुराना ही, हम्म। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट रखने के लिए एक छोटा सा शो करता ही हूँ। शो अच्छा। करना मेरे लिए एक अच्छी बात ये होती है कि मैं लोगों से इंटरेक्ट कर पाता हूँ। मुझे पता लगता है कि लोग किस तरीके से मेरे आर्टवर्क को अप्रिशिएट किस तरीके से करते हैं, उन्हें सच में पसंद हाँ। आ रहा है नहीं आ रहा है। और एज एन फाइन आर्टिस्ट मुझे मेजरली पेंटिंग करके उसे सेल आउट करके उसके ऊपर मेरी जो लाइफ है उसके ऊपर मुझे गुजारना ज्यादा पसंद है। ऐसे नहीं कि मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी अलग चीजें कर रहा हूँ एंड पेंटिंग अपने आप के लिए कर रहा हूँ। इंडिया में वो थोड़ा सा ये है कि बहुत कम लोग जो है शोज कम करते हैं, स्पेशली जब स्टूडेंट्स लोग जो ग्रेजुएट होते हैं या फिर स्टूडेंट एज में। मैंने पहला शो जो किया था वो 3rd ईयर में किया था। उसके बाद मैंने बहुत सारे ग्रुप शोज और छोटे मोटे गैलरीज में अपना डिस्प्ले करना शुरू रखा। उससे क्या होता है कि वो थ्रू आउट द वे आप न्यू न्यू आर्टवर्क क्रिएट यस। करते रहते हो। और मेन गोल ये नहीं कि आर्टवर्क नया क्रिएट करना, मेन गोल ये कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो और उसे डिस्प्ले करते जा रहे हो। तो इसमें डिस्प्ले जब मैं कर रहा हूँ तो मेरा जो ओवरऑल जो वर्क जो है वो नील हो जाता है, देन मुझे नया कुछ क्रिएट करना पड़ता है। तो ये जो हम्म। प्रोसेस है मुझे ज्यादा पसंद है। लोगों से इंटरेक्शन हो जाता है, आपका एक वर्क डिस्प्ले हो जाता है एक अच्छे गैलरीज में। तो जो जब एक आप शो करते हो तो आपको पता लगता है कि उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है उसे डिस्प्ले करना, फ्रेमिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, देन लोगों को बुलाना उस शो के लिए। इट्स लाइक अ फेस्टिवल की हाँ। तरह ट्रीट कर रहा होता है, और वो माहौल मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और हाँ। ये लोगों को सीखना चाहिए कि वो ये सबसे मेन चीज है। शो करना इज नॉट अ बैड थिंग। और ऐसा भी नहीं है कि फाइनेंशियली गुड रहोगे तो ही आप शो कर सकते हो। बॉम्बे में ऐसे हम्म। अलग अलग गैलरीज है जहाँ पे बहुत लो कॉस्ट में और लो कॉस्ट में आप शोज कर सकते हो और आप लोगों तक ओके। पहुंच सकते हो। अभी तो चलो इंस्टाग्राम आ गया या फिर बाकी सोशल मीडिया आ गया, लेकिन फिजिकल शो द फिजिकल शो, उसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे अभी पैंडेमिक की वजह से ऑनलाइन शोज आ गए हैं, लेकिन जो जो क्वालिटी और जो एक इंटरेक्शन पता चल रही है, एक आर्टिस्ट को जाके मिलना, उससे बात करना और उसके हाँ। आर्ट को फिजिकली देखना, ये सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल शो में ही होता है। और एक बार जब आप एक्सपीरियंस करते हो शो क्या होता है, देन यू रियलाइज कि एक जो बाउंड्री होती है, जो एक कॉन्फिडेंट है, पूरे तरीके से नजरिया बदल जाता है एंड यू बिकम आप उसी के अंदर घूमते रहते हो एंड आपको पता चलता है कि लोग आपके आर्टवर्क को कैसे सराहते हैं। अगर आपका काम भी अच्छा रहेगा, आपका प्रेजेंटेशन एंड ऑल बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी रहेगी, तो ऑब्वियसली आपके शो के पेंटिंग जो है वो सेल्ड आउट भी होते हैं एंड देन वो आपका फाइनेंशियल जो अ, जो चीज है वो सॉल्व भी हो सकती है। तो उससे जी। वजह तो नए आर्टवर्क क्रिएट होते रहते हैं, नए सब्जेक्ट के ऊपर आप काम करते रहते हो थ्रू आउट द वे। और ऐसे करते करते आपके बहुत सारे साल वो एक अच्छे लेवल पे क्या कह सकते कि हम लोग यूज हो रहे हैं। ऐसे नहीं कि मैं पहले कमाऊंगा एंड देन आके मैं शो करूंगा, ऐसे वो कोई लॉजिक नहीं बनता।
मैंने बहुत लोगों को देखा, स्टूडेंट लोगों को, कि वो ऐसा समझना कहते हैं कि वी आर नॉट फाइनेंशियली इनफ, हमारा काम उतना अच्छा नहीं है, हम लोग शो कहाँ करेंगे। काम अच्छा है बुरा ये हम सोचने वाले नहीं, वी आर आर्टिस्ट, हम लोग क्रिएट कर हम्म। रहे हैं। सही है गलत आपने अपने तरफ से उस टाइम पे जो दिया है वो दिया है। अभी मेरे थर्ड ईयर के लैंडस्केप और अभी के लैंडस्केप में जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब ये नहीं कि वो काम बुरा है और ये अभी का अच्छा है। या आप क्या क्रिएट करते हो, ये सबसे बड़ा मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छे तरीके से उसे ऑर्गेनाइज करना। इट्स एन हेलो 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 हेलो। सर, सॉरी टू आई थिंक इंटरप्ट यू मुझे ऐसा बट लग रहा है कि आई आपकी थिंक तरफ से नेटवर्क इशू। नेटवर्क का इशू है। सर, आई थिंक मेरी आपकी तो तरफ से इधर, नेटवर्क इशू। सर वाईफाई है इधर, तो होना तो नहीं चाहिए। मैं मोबाइल डेटा पे। प्लीज मुझे मैसेज कीजिए। सर का वीडियो पॉज। हेलो सर। हेलो। हाँ, जी सर। मैं बात कर रहा हूँ ना, तो आपका वीडियो बहुत टाइम से पॉज है। हाँ, अभी आपका भी वीडियो पॉज था। आज बहुत प्रॉब्लम आ रही है सर इस चीज में। हाँ, अभी सही है। अभी हम बात करते हैं। जी सर, तो आपका ये कहना है कि हमें ग्रो करते रहना चाहिए फ्रेशनेस को बरकरार रखने के लिए। तो एक ही चीज से, एक ही क्रिएशन से हमें बंधे हुए नहीं रहना चाहिए। जी सर। तो थोड़ा सा ये मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आप समसारा आर्ट एकेडमी में सिखाते हैं, तो थोड़ा एकेडमिक ट्रेनिंग क्या होती है, एकेडमिक आर्ट लर्निंग क्या होती है, सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अ, जैसे हम लोगों ने ये जो टॉपिक मेन आज का जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर मैं आऊँगा कि जी सर। अभी क्या है कि सबसे पहले हमें एकेडमिक आर्ट का जो डेफिनेशन है उसे थोड़ा सा क्लियर आउट करना पड़ेगा। यस सर। एकेडमिक आर्ट मतलब ये नहीं कि संसारा में जो पढ़ा रहे हैं वो एकेडमिक आर्ट है, या फिर जो भारत में पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई अटेलियर में या फिर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वो एकेडमिक आर्ट है। एकेडमिक आर्ट का मेरे हिसाब से जो मतलब है, मैं जितने भी अभी पॉइंट बोल रहा हूँ या फिर जो कह रहा हूँ, वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स नॉट 100% सच्चाई है। ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ओके। मैं भी कुछ मैं बोलने वाला हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एकेडमिक का मतलब जो है, एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये है कि हर एक चीज करने का एक तरीका हो, और उसका सही तरीका बाय द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस, बाय द पीरियड ऑफ मल्टीपल गाइडेंस हमें जो एक मिल रहा है उसे मैं एजुकेशन कहता हूँ, या उसे मैं एकेडमिक कहता हूँ। मतलब हर एक चीज का ओके। करने का सही तरीका अगर आपको पता चल गया, तो वो चीज आप बहुत कम समय में सीख पाते हो, एंड देन उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च करके, प्रैक्टिकल हो या फिर फिलोसॉफिकल हो, उसके ऊपर रिसर्च करके उसको और अच्छे ढंग से लिखे जा सकते हो, या और अच्छे क्राइटेरिया में वर्क प्रोड्यूस कर सकते हो। तो एकेडमिक का मेरा जो डेफिनेशन है कि सही तरीके से सही जगह पे जाके जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसका नाम एकेडमिक। इसका मतलब यस। ये नहीं कि हर एक आर्ट कॉलेज या फिर हर एक एजुकेशन सिस्टम जो लोगों को एजुकेट करती है वो एकेडमिकली साउंडेड है। एकेडमिकली साउंडेड हम्म। होने के लिए वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो वेल एक्सपीरियंस चाहिए, बाय द बुक एंड बाय द प्रैक्टिकल, और जो वो कह रहे हैं उनके प्रैक्टिकल वर्क में दिखाई देना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत बड़े फिलोसफी की तरफ फिलोसोफर होंगे लेकिन काम कुछ नहीं है। अभी के हम्म। सिचुएशन में
तब से ये जो अटेलियर सिस्टम जो है या फिर अटेलियर एकेडमिक वर्क जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसके बाद हर हम्म। एक आर्ट कॉलेज, हर एक ट्यूशन, हर एक टीचर अपने लेक्चर्स में एकेडमिक्स को सीखना चाहिए, ये करो वो करो, लेकिन नो वन हाँ। नो एक्चुअली अबाउट द एकेडमिक स्ट्रक्चर कि ये यस। आया कहाँ से। इट्स लाइक अ गुरु शिष्य परंपरा कि एक एक सीनियर आर्टिस्ट था, उसने अपने यहाँ पे कुछ लोगों को एज असिस्टेंट रखा, तो वहाँ पे अलग अलग ईयर्स के लोग उसके आके साथ आके पढ़ने लगे। तो अगर कोई बंदा उनके पास 2 साल से काम कर रहा है, उसके अंदर 2 साल से पढ़ रहा है, तो वो एक अच्छे लेवल का क्वालिटी ऑफ वर्क तक उसको एक असाइनमेंट्स मिलते रहेंगे। जब कोई रिसेंटली ज्वाइन हो गया है पर्टिकुलर स्टूडियोज में, उसे हम लोग ओपन स्टूडियोज कहते थे, तो वो एकदम हाँ। फर्स्ट ईयर की तरह काम करूंगा। एंड देन वो जो करिकुलम था, उसे जब एक सिस्टमैटिक वे में डाला, तब वो सारी चीजें बनी एकेडमिक्स। जैसे कि कोई सीनियर आर्टिस्ट होता है, उसकी जो फिलोसॉफी होती है आर्ट की तरफ देखने की, या फिर उसका जो टीचिंग मेथड है, वो उसे अपने डिसाइपल्स को पढ़ाते रहता है, वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहता है। और जिसको जिसको जो क्राइटेरिया पसंद है, जिसको जिसको जो आर्टिस्ट का काम पसंद है, उसके अंडर जाके सीखने का जो मौका मिलता है, वो अटेलियर सिस्टम में मेजर। एंड देन वो आगे हम्म। बढ़ते जाते हैं, देन वो एकेडमिक्स मेजरली जब हो जाता है। एकेडमिक्स का फंडा यही है कि एक सही तरीके से सही जगह पे जाके पढ़ो। मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली। एकेडमिक्स का मतलब वो है। इट्स नॉट अबाउट द कॉलेज, इट्स नॉट अबाउट दी कि कौन उसे बना रहा है ये। इट्स ऑल अबाउट दी कि वो कितनी सच्चाई है उस तो एजुकेशन क्या, सिस्टम की। यस, तो क्या जैसे ये एकेडमिक जो अटेलियर सिस्टम है, ये यूरोपियन जो एकेडमीज थी वहां से शुरू हुआ ऐसा? तो इन्फ्लुएंस तो ये वहीं का है। या कुछ कुछ जगह पे, जैसे इन डिटेल अब बात करने जाए मेजर, तो ये यूरोप एंड सब जगह पे एक ही साथ फैला हुआ है। लेकिन उसके जो बाद में जो डिसाइपल्स हैं, वो स्प्रेड आउट हो गए हैं, उन्होंने अलग अलग हम्म। कॉलेज, अलग 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 अपने अटेलियर बनाए। लेकिन सबका जो फंडा है, मेन जो क्लियर जो मोटिव था, कि आपका जो सोच है, उसे पूरी तरीके से एक अच्छा एजुकेशन देने के लिए यूज कर रहे हैं। और जब भी कभी सोसाइटी में कुछ बदलाव लाने हैं, तो उसके लिए पहले एजुकेशन सिस्टम में आपको बदलाव लाने पड़ते हैं। क्योंकि जब एजुकेशन आप लोगों को देते हो, तो लोग एजुकेट होते हैं, एंड वो आगे जाके उस सोसाइटी का पार्ट बनते हैं। तो अगर मुझे लग रहा है कि सोसाइटी में ये होना चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं उस चीज को मेरे एजुकेशन सिस्टम में रखूंगा, ताकि लोगों को पता चले हम्म। कि अरे ये सोच होनी चाहिए। आर्ट कल्चर में हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, तो मैं उसे एजुकेशन सिस्टम में प्रोवाइड करूँ। अब क्या होता है कि यहाँ पे दो सिस्टम चलते हैं। एक गवर्नमेंट सिस्टम चलता है, जहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाके पढ़ते हैं। उनका जो एक बेसिक सिलेबस होता है, हमें उसे फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वो सारी की सारी जो चीजें हैं, वो एक ग्रुप डिसाइड करता है, बहुत सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। अटीरियर सिस्टम में उतना ग्रुप नहीं बन सकते। वहां पे क्या होता है कि एक इंडिविजुअल बंदे की सोच जो है, उससे कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं, उसे कैरी फॉरवर्ड करते करते बाय द पीरियड ऑफ टाइम्स उसमें बदलाव आने लगता है। जैसे कि अगर 10 साल के बाद कोई नया टीचर उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, तो पहले वाले टीचर और दूसरे वाले टीचर का कॉम्बिनेशन बन के एक नई सोच बनती है। लेकिन जो हम्म। main था, उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अटेरियर सिस्टम में थोड़ा सा आपको फ्रीडम मिलता है कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर चीज सिखानी है, तो मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। और अटेरियर सिस्टम में हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से आपको सिखाया जाता है। इट्स नॉट अ ग्रुप कि हमारे ओके। कोई भी आप कॉलेजेस में जाते हो, तो 100 बच्चों को या 60 बच्चों को एक साथ पढ़ाना पड़ता है। तो सुबह 9 बजे जो असाइनमेंट शुरू होती है, वो रात को शाम को 3 बजे या 4 बजे खत्म करनी है, चाहे उसमें से कुछ समझ आए या ना आए। जो सिलेबस बना है, उसे कैरी फॉरवर्ड करना। अटेरियर सिस्टम में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा फ्रीडम मिलता है। अगर किसी बंदे को समझ नहीं आ रहा, तो उसके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है उसे सीखने के लिए। वो चाहे तो एक ओके। असाइनमेंट, 2 असाइनमेंट भी कर सकता है, या 10 असाइनमेंट भी कर सकता है। लेकिन उसको उस हिसाब से, उसके तरीके से, उसके पास फ्यूचर जो एक्सपीरियंस के साथ आया है ना, उस हिसाब से उसे एजुकेट किया जाता है।
और ये एजुकेशन सिस्टम मुझे ऐसा लगता है कि वो कई मायने में एक अच्छे आर्टिस्ट को बनने के लिए हाँ। महत्वपूर्ण एनवायरनमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई लेबर नहीं बनता। मेजर में क्या होता है कि एजुकेशन सिस्टम में क्या हो जाता है कि लोग लेबर बनते हैं और उन्हें पता ही नहीं कि यार सुबह जाओ ऑफिस की तरह काम पे जाओ और बाद में घर आ जाओ। ये नहीं। और एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता ही नहीं आपने कुछ सीखा है नहीं सीखा। अटेलियर सिस्टम में क्या होता है कि आपको एक करिकुलम को पूरी जिंदगी या फिर पूरे साल भर कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। अगर आपको पसंद आया तो आप उस अटेलियर में रहोगे, उस एकेडमी में रहोगे, नहीं समझ में आए तो किसी और जगह पे जाके पढ़ोगे। कि हम जो देखते हैं और जो एक्चुअल होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे कि हम लोग फ्लोरेंस के बारे में बात करते थे, जैसे कि कभी जब एटेलियर था ही नहीं इंडिया में, तो हम लोग सिर्फ सोचते कि फ्लोरेंस में ऐसे पढ़ाया जाता रहेगा या फिर स्टूडेंट कम्युनिटी में ऐसा पढ़ाया जाता रहेगा। लेकिन जब आप एक्चुअल करिकुलम में उतरते हो तो आपको थोड़ा सा उसका अलग नजरिया पता चलता है। हर एक जी। असाइनमेंट के एक बेसिक गोल होता है और वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिजाइन किया होता है। तो जो ओवरऑल जो कस्ट अटेलियर सिस्टम का जो करिकुलम है ना, वो सही तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि एक एक न्यू बॉर्न बच्चे के लिए भी अगर उसे डाल दे तो वो सही तरीके से सीख सकता है। क्योंकि अगर कोई जीरो सिर्फ उसको पता है कि मुझे आर्ट के बारे में सीखना है और मुझे पता नहीं कहाँ जाना है और मुझे पूरे फंडामेंटल से पढ़ना है, तो अटेलियर का जो करिकुलम है जो हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो सही तरीके से डिजाइन किया है। अगेन उसमें हम्म। अलग अलग वेरिएशन है, जैसे कि स्टूडेंट कम्युनिटी का अप्रोच पूरी तरीके से अलग है। फ्लोरेंस पूरी तरह अलग चलता है, बार्सिलोना अटेलियर्स में अलग चलता है, ग्रैंड सेंटर जो जो ये सारे नाम मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो जो मेन अटेलियर्स है जो फेमस है जो सबको बता रहे हैं, हर एक का अप्रोच अलग है। लेकिन हमारा मेन गोल है कि हैंडलिंग टूल्स मटेरियल को पहले इंपॉर्टेंस दो लेकिन आप टेक्निक्स एक बार स्ट्रॉन्ग कर लो, देन इंफॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करो, एंड देन वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को एस्थेटिकली कैसे डेवलप करना है बाय द पीरियड ऑफ एंड ऑफ द सेमेस्टर या फिर एंड ऑफ द आपका जो प्रोग्राम है वो आपको पता चलने लगता है। और ये जो प्रोसेस है एटलीस्ट मिनिमम 1.5 साल तो ड्राइंग चलता है, 1.5 साल मिनिमम पेंटिंग चलता है, और ड्राइंग के बिना पेंटिंग नहीं है। हाँ। तो ये सारी चीजें हैं, जब आप एक्चुअल एक्सपीरियंस करोगे तब पता चलेगा। क्योंकि ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस एजुकेशन थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड मानता हूँ, क्योंकि जो फिजिकल एक्टिविटी है वो फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि कई हम्म। बार क्वेश्चन आने लगते हैं कि हम लोग ऑनलाइन में कुछ चीजें बता नहीं सकते, वो फिजिकली बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और ऑनलाइन में एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए पढ़ाना पड़ता है, हम लोग फिजिकली बहुत लंबे समय के लिए इंटरेक्टेड रहते हैं स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के हम्म। साथ। यहाँ पे कोई स्टूडेंट टीचर ऐसे उतना बिहेवियर नहीं रहता, यहाँ पे क्या होता है कि एक्सपीरियंस होता है। मुझे कुछ एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ उस एक स्टूडेंट्स को या फिर किसी एक बंदे को, कि ताकि उसका जो टाइम है थोड़ा सा बच जाए, एंड देन उस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली लेके अपने आर्ट वर्क में उसको बाय द पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस कर करके उसे और अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर। ये हम्म। मेजर गोल है एकेडमिक ट्रेनिंग। एकेडमिक ट्रेनिंग। तो सर, एकेडमिक ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है आज के टुडेज कॉन्टेक्स्ट में? आज के कॉन्टेक्स्ट में एकेडमिक ट्रेनिंग, एकेडमिक लर्निंग कितनी इम्पोर्टेंट है, और संसारा में क्या जैसे आप बता रहे हैं उसी तरीके से फॉलो किया जा रहा है? अटेलियर सिस्टम है या ग्रुप ट्रेनिंग है? नहीं, यहाँ पे हम लोग बेसिकली अटेलियर सिस्टम है, जैसे 1-to-1 क्रिटिक मिलता है, हम्म। जहाँ पे लोगों को इंडिविजुअल क्रिटिक के साथ इंडिविजुअल ग्रोथ के साथ हम लोग को कॉप अप करना होता है। ऐसे नहीं कि ओके। सारे लोगों को एक साथ ही प्रोजेक्ट शुरू करना है, एक साथ ही खत्म करना है। सारे लोगों को जो हम्म। क्रिटिक मिलता है, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं 19 स्टूडेंट्स हैं, 19 स्टूडेंट्स को हर 5 से 7 मिनट मिलते हैं इंडिविजुअल क्रिटिक। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कुछ बच्चे कुछ थोड़ा स्लो काम करते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा एडवांस काम करते हैं, और सब लोग मिक्स होकर काम करते हैं। ऐसे नहीं कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट एक साथ है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट एक साथ नहीं। पेंटिंग एंड ड्राइंग के स्टूडेंट एक साथ काम करते हैं। कई बार जैसे कि ड्राइंग के मीडिएटर स्टूडेंट एकदम जो बेसिक वाले के साथ काम है, उससे क्या होता है कि उन लोग को पता चलता है कि हमें आगे जाके किस तरीके का काम प्रोड्यूस हम्म। करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलोज करना है, ताकि वो आइडियली जो इंफॉर्मेशन का जो माहौल है वो एक दूसरे के स्टूडेंट के बीच में भी चलता है। इट्स नॉट अबाउट द टीचर एंड स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एंड स्टूडेंट एक दूसरे को हेल्प करके ग्रो कर सकते हैं।
ऐसा एनवायरनमेंट वहां पे उन्होंने क्रिएट करके रखा। हम्म। जी सर। तो इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है आज के कॉन्टेक्स्ट में, जिस तरीके से आर्टिस्ट सीख रहे हैं, जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने एक वर्क को, सेकंड और एक जिस। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। जी सर। समसारा आर्ट एकेडमी आई थिंक सब लोगों का सपना है, और ये इंडिया का अपने आप में एक फर्स्ट अटेलियर है जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग के लिए जाना जाता है। इसमें क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी ड्राइंग और पेंटिंग्स को सिखाया जाता है। 19 जो सर ने जिस तरीके से बताया उस तरीके से इसमें फॉलो किया हेलो जाता है। हेलो। जी सर। जी सॉरी सर। मैंने रिकलेक्ट किया क्योंकि मेरा नेट खत्म हो रहा। नेक्स्ट जी क्वेश्चन। सर। आप कुछ पूछ रहे थे, मैं जी सर। सुन रही हाँ जी सर, मैं यही पूछ रही थी कि आज के कॉन्टेक्स्ट में एकेडमिक ट्रेनिंग या इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। आई मीन जिस तरीके से आर्टिस्ट बन रहे हैं, जिस तरीके से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म अपने गोल अचीव कर रहे हैं, तो कितनी इम्पोर्टेंस है ये एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, थोड़ा सा बताइए सर। एजुकेशन की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि मैं जिस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा हूँ और मैं अभी जिस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा रहा हूँ, उन दोनों में जैसे कि प्लस एंड माइनस दोनों पॉइंट है। ऐसे नहीं कि एकेडमी हम्म। या क्लियर सिस्टम में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा है, या फिर जहाँ से मैं पढ़ के आया हूँ वो बहुत बुरा है। हर एक चीज का एक फंडा क्लियर होना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी और पढ़ाते वक्त टीचर्स को भी, या फिर डिजाइन जी। करते वक्त जो भी उस करिकुलम को डिजाइन करते हैं। मेन गोल क्या है कि हमें आइडियली कहाँ से भी पढ़ के आओ, एक 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 तुम लोग प्राइवेट एजुकेशन लेके आओ या किसी एक टीचर के अंडर पढ़ के आओ, डिग्री लेके आओ या फिर अटेलियर सिस्टम में पढ़ के आओ, कहीं से भी पढ़ के आने के बाद आपको रियल लाइफ में काम करना आना चाहिए। दिस इज फंडा क्लियर। तो जब आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम या फिर कोई भी एक बेसिक एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हो, तो दो तरीके के लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट होता है वो ज्यादा मेहनत करता है, अगर उसके पास इंफॉर्मेशन हो या ना हो, वो अपने अपने आप को से प्रैक्टिस कर करके कहीं से खुद से इंफॉर्मेशन गेन करके अपने आप से थोड़ा सा लोगों को देख के ऑब्जर्व करके अपने नोट्स खुद बना के बहुत सारी प्रैक्टिस करके हम्म। अपने अपने काम में डेवलपमेंट लेके आता है। अटेनियर सिस्टम में क्या होता है कि आपको हर एक स्टेजेस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने लगती है। तो उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए, जैसे कि जब हम लोग पढ़ रहे थे एक जो छोटे छोटे जो चीजें होती है, टेक्निक्स होते हैं, उसे समझने के लिए हम लोग को 4 साल लगे, 5 साल लगे, या फिर एक चीज को रियलाइज करने में हमें 6-6-7 साल लगे। वो सारी चीजें अटेलियर एक एकेडमिक एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम में क्या होती है, जहाँ पे एक्चुअल तरीके से पढ़ाया जाता है। मैं सिर्फ संसारा की बात नहीं कर रहा, जही कहीं पर जी। भी हो, वहां पे वो जी। सारी की सारी इंफॉर्मेशन को सही तरीके से प्रैक्टिस करो और उसे कम से कम समय में इम्प्रूव करो। अब क्या होता है कि जो इस पूरी सिस्टमैटिक एजुकेशन सिस्टम के बाहर जो लोग होते हैं, वो थ्रू आउट द वे सिर्फ स्ट्रगल करते इंफॉर्मेशन पाने के लिए। उसमें से उनको जो इन्फॉर्मेशन हम्म। मिलती है वो सारी फॉल्स होती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं ना सही इन्फॉर्मेशन क्या है, गलत इन्फॉर्मेशन क्या है। तो उसमें उन लोग के 3-4 साल निकल जाते हैं। देन रियलाइज हो जाता है कि अरे मेरी उम्र भी बढ़ गई है, अब मेरी उम्र नहीं है पढ़ने की, अब मुझे कुछ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि आधे लोग वहीं से निकल जाते हैं। तो एजुकेशन, सही एजुकेशन लेने का मतलब ये होता है कि आपका जो टाइम पीरियड, स्ट्रगलिंग पीरियड जो है इंफॉर्मेशन रिसीव करने का, वो बच जाता है। और जब आप कोई एक सिस्टमैटिक एजुकेशन सिस्टम में जाके पढ़ते हो, मिनिमम आपको 4 से 5 साल अगर सिर्फ आपने इंफॉर्मेशन एंड प्रैक्टिस दोनों साथ में अगर की, तो आप अच्छे तरीके से एक स्टैब्लिश टेक्निकली साउंडेड आर्टिस्ट बन सकते हो, क्योंकि उसका डिजाइन उस तरीके से किया है, ताकि आपको उसमें हर एक लेवल पे हर एक चीज का अ, आप हर एक टेक्निक से समझ सकते हो। लेकिन जब आप
अपने आप से विदाउट एनी एजुकेशन सिस्टम आप पढ़ने जाओगे तो पूरी सारी चीज समझने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी एंड इट विल टेक अ टाइम ऑब्वियसली। ऐसे नहीं कि हम्म। एक्सपीरियंस कई बार क्या होता है एकेडमिकली ट्रेन मोस्ट ऑफ द एकेडमिकली ट्रेन जो आर्टिस्ट होते हैं वो इंफॉर्मेशन वाइज बहुत हाई होते हैं, उनका जो इंफॉर्मेशन होता है वो बहुत हाई होता है, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन की इतनी आदत हो जाती है कि वो लोग हर एक काम को ज्यादा जज करने बैठते हैं और उनका जो वर्क प्रोफाइल होता है उनका जो प्रैक्टिस जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो रेशो जो है इंफॉर्मेशन वर्सेस वर्क वो बहुत कम है क्योंकि वो लोग लिमिटेड काम करने की आदत रखते हैं। लेकिन अदर देन एकेडमी जो खुद से काम करते हैं उसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जीरो होती है और वो एक्सपीरियंस बेस्ड काम करते हैं। एक एक काम जो होता है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, एक काम जो होता है एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। हमें इन दोनों के बीच का कोई तो चाहिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं चाहिए और ज्यादा हम्म। एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली चाहिए, लेकिन सही मायने में अगर इंफॉर्मेशन मिली तो जो भटकना जो है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। और एजुकेशन सिस्टम का यस। काम ही यही होता है कि सही जगह पे सही सही स्टूडेंट को सही उम्र में उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करो ताकि जो उसका स्ट्रगलिंग पीरियड है वो थोड़ा कम हो एंड उसका जो एक्सपीरियंस करने का पीरियड है, उसका जो रिसर्च करने का जो पीरियड है वो सबसे लंबा है। जैसे कि कोई भी आप हाँ। अकेले सिस्टम में जब स्टूडेंट्स देखते हो या फिर कहीं पर भी उनका आप जब काम देखते हो तो ऐसा लगता है कि यार वो बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट अचीव कर लिया, वो टेक्निकली बहुत साउंडेड है। और मैं जब कोई इंडियन स्कूलिंग के स्टूडेंट्स को देखता हूँ बहुत कम लोग जो है वो आखिर तक बने रहते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस बेस के ऊपर काम करते हैं। लेकिन जब आप उनके टेक्निक्स के बारे में बात करोगे अगर उनसे कभी बातचीत करोगे तो वो टेक्निकली या फिर इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो बहुत लो होते हैं। और जब इंफॉर्मेशन एक सर्टेन टाइम के बाद आपको इंफॉर्मेशन जरूरी है एक एक्सपीरियंस के बाद, क्योंकि जैसे हम लोगों ने कहा था कि एक नॉर्मल ऐप जो होता है वो हर महीने अपडेट होते रहता है, उसमें एक नया प्रोग्राम ऐड होते जाता है, एक नई इंफॉर्मेशन ऐड होती है। इसका मतलब ये नहीं कि पुराना वर्जन है वो फॉल्स है, तो नया वर्जन वो में जैसे बेस है। इंफॉर्मेशन ऐड होती है अपडेट होना जरूरी होता है। एक्सपीरियंस भी उतना ही जरूरी है लेकिन इंफॉर्मेशन भी सही टाइम नहीं तो क्या हो जाता है कि लोग का जो ग्रोथ है वो स्टक हो जाता है क्योंकि क्या होता है कि उन्हें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही मास्टरपीस है और वो उसी के अंदर अपने आप को बहुत बड़े आर्टिस्ट बहुत बड़े लेजेंडरी मानने में उसका टाइम चले जाता है। और मैं देख रहा हूँ कि अभी इस सिचुएशन में मैं ज्यादा हो रहा हूँ क्योंकि अभी क्या होता है कि लोग फॉल इंफॉर्मेशन के साथ एजुकेशन में ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि कुछ अलग अलग थ्योरी सुनते थे, जैसे एकेडमिक में कुछ थ्योरी है कोड शैडो वैल्यू रिलेशनशिप्स ड्राइंग का कितना इंपॉर्टेंस, लेकिन एक्चुअल किसी को पता ही नहीं कि ये सारी चीजें है क्या। उन्होंने सिर्फ उस सारे सारे के सारे इंफॉर्मेशन को सुना है लेकिन एक्चुअली एक जगह पे जाके एक आर्टिस्ट के से एक्सपीरियंस नहीं किया। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ऐसे आर्टिस्ट के अंदर जाके एक्सपीरियंस कीजिए, उसकी इंफॉर्मेशन को समझिए, उसे आप प्रैक्टिकली यूज कीजिए एंड देन अपने एक्सपीरियंस उसकी इंफॉर्मेशन को मैच करके आपको जो समझ आया है आपकी जो लैंग्वेज है उसे कैरी फॉरवर्ड कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि और ये जो प्रोसेस है बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं कि एक वर्कशॉप अटेंड किया और मैं दूसरे महीने में मुझे वो सारी चीजें समझ आनी है। जैसे कि वैल्यू हाँ। रिलेशनशिप जो चीज है जो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि इट्स सोल ऑफ अ ड्राइंग। ये कोई भी जो पेंटिंग है उसमें मेजरली मुझे ड्राइंग इसलिए मैं कहता हूँ ड्राइंग इज अ बेस। और ड्राइंग का डेफिनेशन अगेन हम लोग उसके ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन क्या होता है कि वैल्यू रिलेशनशिप लोगों को समझ ही नहीं आता कंसेप्ट क्या है। उससे समझ नहीं, जब मुझे अपने टीचर ने जब समझाई थी वहां से लेके मुझे खुद समझने के लिए और मुझे उसे डिलीवर करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को मुझे कम तकरीबन 4 से 5 साल लगे। लेकिन जब अब मैं समझाता हूँ तो मुझे हार्डली 1-2 महीने इनफ हो जाते हैं मुझे समझाने के लिए। तो ये जो चीजें हैं समझने का जो तरीका है, आपने जो इंफॉर्मेशन गेन की है उसे बाय द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस तो उसे बढ़ावा देना है। ना कि ऐसे कि मैंने यहाँ पे पढ़ लिया और दूसरे दिन जाके मैंने वर्कशॉप देना शुरू कर दिया। वो क्या जी होता था कि मैंने पोपट पंची की है, मैंने यहाँ से पढ़ा है यहाँ पे शुरू कर दिया। सर, इसमें सॉरी क्या टू होता है, अभी इंटरप्ट यू। अभी इंफॉर्मेशन जो है हमेशा
आपका नुकसान नहीं करेगी लेकिन स्टूडेंट का ज्यादा नुकसान करेगी। जी सर, ये सॉरी टू इंटरप्ट यू। मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज, 1 मिनट, 1 मिनट सर। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, सॉरी, एक्चुअली बच्चे हैं घर पे तो। जी सर, सॉरी फॉर। जी सर। तो सर ये तो थी इम्पोर्टेंस की बात कि कितनी इम्पोर्टेंट है, तो इसका प्रोसेस क्या होता है सीखने का? मतलब इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल। जी सर, जिस ओके तरीके से सिखाया जाता है जी। ओके। मेजर जो कंसेप्ट जैसे कि मैंने बात की थी, ड्राइंग बहुत साल हाँ। तक ड्राइंग होना जरूरी है सही तरीके से, सही अप्रोच के साथ। अभी सही अप्रोच कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा उसके ऊपर बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जैसे कि हम लोग जब कॉलेजेस में डिस्कस करते हैं, इवन तो हम लोग यूरोपियन कल्चर को फॉलो ज्यादा करते हैं, लेकिन हम जब स्टूडेंट्स को हम्म। पढ़ाते हैं तब हम लोग ऑलमोस्ट जो अलग अलग एकेडमी या फिर आर्टिकल का जो एक्सपीरियंस है उसको डिस्कस करते करते एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पर कुछ लोगों को स्टूडेंट कम्युनिटी का अप्रोच ज्यादा अच्छा लगता है, कई बार कुछ लोगों को दूसरे आर्टिकल का अच्छा लगता है। लेकिन मुझे एक रियलाइज कि एट द एंड ऑफ द डे आप कोई भी, चाहे रशियन हो, यूरोपियन हो, या कोई आर्टिकल को आप फॉलो करते हो, उनका मेन फंडा क्लियर ये है कि जो ड्राइंग का जो डेफिनेशन है वो उनका क्लियर। ड्राइंग का डेफिनेशन क्या है कि मेरे हिसाब से इट्स अ पजल, या फिर इट्स जब आप एक्यूरेट शेप की एक एक्यूरेट वैल्यू एक सही जगह पे रखते हो, तो वो जो पजल जो है या फिर जो मोज़ेक है, पैचेस है, वो एक 3 डायमेंशनल इफेक्ट एक 2 डायमेंशनल पेपर के ऊपर जो क्रिएट करती है, उसका उसे मैं ड्राइंग कह सकता हूँ। अगेन जी। अगर मैं उसे एक हार्ड मटेरियल या फिर एक सॉफ्ट जो ग्राफाइट या उसे मैं ब्लैक एंड व्हाइट में करता हूँ तो वो मेजरली ड्राइंग। लेकिन अगेन जब हम लोग पेंटिंग में जा रहे हैं तो विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ड्राइंग, बट उसमें क्या हो रहा है कि कलर इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसमें टूल चेंज हो रहा है, उसमें ब्रश आ रहा है। ड्राइंग करते वक्त मेजरली मैं एक पॉइंटेड पेंसिल, चारकोल या फिर पाउडर का यूज कर रहा हूँ, जहां पे मैं शुरुआत जो कर रहा हूँ पॉइंट से कर रहा हूँ, जैसे पॉइंटिज्म से कर रहा हूँ। मतलब मैंने जी। मेरे पेंसिल या फिर चारकोल पे एक शार्प पॉइंट है, तो मैं जो भी वैल्यू फिलअप कर रहा हूँ वो पॉइंट से कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं पेंटिंग में जा रहा हूँ तो मेरे पास मास है, जैसे कि ब्रश यस। का एक पैच होता है, तो मैं पॉइंट से मास की तरफ जा रहा हूँ। तो दोनों का डेफिनेशन भी ड्राइंग ही है, लेकिन एक तरफ क्या हो रहा है कि मैं पॉइंट से काम कर रहा हूँ। एकदम बेसिक लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हम लोग अगर मैंने बड़े चारकोल को ऐसे या फिर एक वैल्यू की तरह यूज किया, एक पैचेस की तरह यूज किया, इट्स ऑल्सो ड्राइंग। बट इनिशियल स्टेज पे सीखते वक्त हमें पॉइंट के थ्रू ही ड्राइंग करना है, जो भी है, जो भी ड्रॉ ओके। करना है। अगेन उसकी शुरुआत जो है सबसे ओल्डेस्ट मीडियम जो है चारकोल है। उसके बाद यस। लोगों ने पेंसिल इंट्रोड्यूस की, क्योंकि उसे कंडेंस हम्म। मीडियम में लेके आए। चारकोल भी पहले बहुत फाइन चारकोल होते थे जो जिसमें अन्य अनइवन हार्डनेस था, अनइवन सॉफ्टनेस था। उसके बाद कंडेंस चारकोल आने लगे, चारकोल पेंसिल आने लगे। उसके वजह से क्या है कि ड्राइंग में थोड़े से इवेल्युएशन होने लगे, उसमें स्टम्प आने लगे। तो आप जब शुरुआत कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ड्राइंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। एंड ड्राइंग का डेफिनेशन क्या है कि जो वैल्यूज का जो अंडरस्टैंडिंग है फ्रॉम लाइट, शैडो, हाफ टोन्स एंड शैडोज का जो डेविल, वो सही तरीके से क्लियर करना चाहिए। यस। अगर वो क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कहीं कितना भी कोशिश करो पेंटिंग में जाओ, वो क्लियर नहीं आपको कहीं। इसलिए हम लोग जब अटेलियर सिस्टम में जाते हैं तो ऑलमोस्ट आपका 6 महीना तो सिर्फ पेंसिल ड्राइंग करेंगे। उसके बाद साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ आपका कंडेंस चारकोल ड्राइंग चलता है। और ये जो ड्राइंग प्रोसेस है जिसमें बॉल ड्राइंग से लेके कास्ट ड्राइंग, फिगर ड्राइंग, ये पूरा सिलेबस जो है पूरी तरीके से 1.5 साल तक चलता है, मिनिमम 1.5 साल तक चलता है। अगर आप
ज्यादा ही एडवांस करना चाहते हैं तो 2 साल तक कर सकते हो, लेकिन रशियन एकेडमी में तो ऑलमोस्ट 4 साल तक ड्राइंग की जाती है, क्योंकि ड्राइंग अगर सही नहीं है, आपको वैल्यूज का अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, तो आप पेंटिंग में जाके कुछ भी करोगे वो मुश्किल ही हो जाएगा। क्योंकि अगर मुझे कुछ भी समझाना रहेगा तो आइडियली मुझे ड्राइंग के बारे में ही बताना है। प्रपोर्शन गलत है वो ड्राइंग ही, वैल्यूज गलत है ड्राइंग ही, कलर इज द हम्म। सेकेंडरी पार्ट। तो यस। ड्राइंग डेफिनेशन ये क्लियर होनी जरूरी है। तो सबसे पहले पेंसिल में बहुत रेंज तक आपको पुश करना आना चाहिए। पेंसिल की मटेरियल हैंडलिंग आपको पता होनी चाहिए कि पेंसिल का यूज करने का तरीका क्या है, उसका लेयरिंग समझ आना चाहिए। कई बार हमें ये भी नहीं पता होता है कि एक एक ड्राइंग करते वक्त जितना इम्पोर्टेंस एक पेंसिल का है, उतना ही इम्पोर्टेंट एक सरफेस का भी होना चाहिए। ड्राइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टूल एंड सरफेस। अगर सरफेस गलत है और टूल सही है तो इसका मतलब ये नहीं कि ड्राइंग अच्छा हो सकता है, या फिर जो रिजल्ट है वो सही होना जरूरी नहीं। सही टूल के साथ सही सरफेस होना भी जरूरी है। ये मैंने यस। एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, मैंने मुझे जब मैं समझाना गया तो मेरा क्लियर हो गया, क्योंकि सरफेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जिसके ऊपर मैं ग्राफाइट, जिसके ऊपर सरफेस का जो टेक्सचर है वो भी कितना हम्म। इम्पोर्टेंट होता है एक डार्क चीज जाने के लिए। वो बहुत सारी इन डीप टेक्निकल चीजें हैं। आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से अच्छे एक एकेडमिकली ट्रेन आर्टिस्ट के अंदर सीखने को मिलेगी, और ऑनलाइन में यस। बहुत सारे आर्टिस्ट अवेलेबल है जिनके थ्रू आप सीख सकते हो। इंडिया में अगर मैं रेकमेंड करना चाहूंगा तो ऑब्वियसली मैं समसारा का ही रिकमेंडेशन देता हूँ। उसके अलावा मैं बहुत कम लोगों का रिकमेंडेशन देता हूँ, क्योंकि दे नेवर एक्सपीरियंस। जितना मुझे पता है कि इंडियन स्कूलिंग में जो मैंने ड्राइंग सीखा है वो बहुत सही, आई वोंट से गलत है, लेकिन उससे कहीं बेहतर अटेलियर सिस्टम में है, जिसमें जी। स्मार्ट काम एक होता है, वो ज्यादा मेहनत करो और एक एक चीज को अचीव करो। एक जो होता है स्मार्ट काम, मतलब बहुत लिमिटेड काम करो लेकिन ये इफेक्टिव काम करो। वो जो सही नजरिया है, सही टेक्निक्स है, मुझे ऐसे लगता है वो एजुकेशन सिस्टम में होती है, जो हम लोग को अडेप्ट करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं पुराने जमाने से एक ही सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, अरे मैं एक सर्टन उम्र के बाद नहीं अडेप्ट कर सकता, मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, हाउ कैन आई चेंज माई आर्ट वर्क, या फिर एक मेरी सोच कैसे बदल सकता हूँ। इट्स बुलशिट, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपका काम अच्छा हो रहा है तो आप कौन से भी उम्र में, कौन से भी टाइम पे अपने टेक्निक्स को हम्म। इम्प्रूव कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, जिसके वजह से आपका ही काम बदलने वाला है। तो पहले मेजर फोकस जो होना चाहिए पेंसिल ड्राइंग। पेंसिल ड्राइंग को बढ़ावा देते हुए आपको रियलाइज होगा कि चारकोल ड्राइंग में आप जब काम करोगे तो चारकोल पेंसिल में कितना इंपॉर्टेंस देना है, वाइन चारकोल में कितना इंपॉर्टेंस देना है, जो नाइट्रम के चारकोल आते हैं, चारकोल है उसके ऊपर ये तीनों का हैंडलिंग पूरी तरीके से अलग है। ओके। एंड जो सरफेस अगेन अलग है, तो उनके ऊपर ज्यादा मेजरली काम करना है। देन आप ये सारी चीजें व्हाइट पेपर के ऊपर चल रही है। उसके बाद टोन पेपर इंट्रोड्यूस होता है। टोन पेपर के बाद आप, टोन पेपर इज अ मीडिएटर बिटवीन द ड्राइंग एंड ऑयल कलर, क्योंकि हाँ। व्हाइट चारकोल को यूज करने लगता हूँ, इट्स विच इज इक्विवेलेंट टू द व्हाइट पेंट। तो पहले व्हाइट पेपर के ऊपर चारकोल या पेंसिल, उसके बाद टोन पेपर के ऊपर पेंसिल एंड चारकोल एंड व्हाइट चारकोल को यूज करते हैं। देन ब्राउन पेंटिंग, उसके बाद एडवांस ग्रेजर, उसके बाद लिमिटेड पैलेट एंड देन फाइनल कलर का। ये जो स्पेक्ट्रम है, ओवरऑल एजुकेशन का जो स्पेक्ट्रम है, उससे कम 4 साल तो लगते हैं अगर खुद से हम्म। उसे सीख रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे नहीं है कि हर एक बंदे को हर एक स्पेक्ट्रम में जाना जरूरी है, लेकिन ड्राइंग पेंसिल चारकोल से गुजरना जरूरी है। अगर आप यस। आगे जाके पेंटिंग नहीं भी करोगे, इट्स ओके। आप सिर्फ पूरी हम्म। जिंदगी या फिर सिर्फ ड्राइंग में काम करोगे, विच इज इक्विवेलेंट टू द पेंटिंग है। यस। वहां की तरफ कुछ ऐसे भी पेंटर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग में ही काम कर रहे हैं। और ड्राइंग का जो डेफिनेशन भी है, इट्स नॉट ए इनिशियल स्टेज ऑफ अ पेंटिंग, इट्स ऑल्सो इक्विवेलेंट टू द पेंटिंग। ये ध्यान में होना चाहिए। यस। यस। हमारे यहाँ पे ये सबसे बड़ा मिथ है कि हम लोग ड्राइंग का मतलब क्या है कि एक आउटलाइन, पेंटिंग के पहले जो आउटलाइन है उसे ड्राइंग कहते हैं ना, उसे ड्राइंग नहीं कहते। ड्राइंग का डेफिनेशन हर एक स्टेज में अलग है। जब मैं ब्लॉकिंग में जाता हूँ तो ड्राइंग का डेफिनेशन इज अ आउटलाइन ऑफ अ शैडो शेप और आउटलाइन ऑफ अ लाइट शेप। उसके बाद जब उसमें वैल्यूज आना शुरू करते हैं, एक रेंडरिंग क्वालिटी आना इंट्रोड्यूस शुरू होती है,
तो ड्राइंग का डेफिनेशन सब मास में चले जाता है, एक लाइट शेप है, एक डार्क शेप है, और उस स्पेक्ट्रम को अगर हम एक्सपांड करते हैं जिसमें लाइटर टोन्स है, जिसमें हाफ टोन्स है, जिसमें शैडोज है, बहुत सारी बड़ी फैमिली आ जाती है, तो वैल्यूज के पैचेस बन जाते हैं। तो वो ड्राइंग का डेफिनेशन बाय द पीरियड ऑफ टाइम मेरा चेंज हो गया, इट्स अ शेप। एंड देन जब मैं कलर्स में जा रहा हूँ तो मेरा ड्राइंग का डेफिनेशन कलर में इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो ड्राइंग का डेफिनेशन हर एक स्टेप पे अलग है, सिर्फ आउटलाइन मतलब ड्राइंग नहीं, सिर्फ वैल्यूज यस। मतलब, हर एक स्टेजेस में ड्राइंग का डेफिनेशन अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज का ज्यादा वैल्यू है। हर एक हर एक टेक्निक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि अगर मैं सिर्फ लॉक इन कर रहा हूँ, बहुत लोग मैंने सुना है कि अभी मोस्ट ऑफ द लोग लॉक इन स्टेज को बहुत इंपॉर्टेंट देने लगे अपने एजुकेशन में, हाँ। लेकिन यस। नो वन नोज वो एक्चुअल लॉक इन होता क्या है। मैंने स्ट्रेट लाइन को यूज करके, मैंने लाइट शेप को एंड शैडो शेप को सेपरेट किया, उसके बाद सब सब जो करते हैं वो फिनिश में स्टार्ट होता है। लॉक इन स्टेज का इंपॉर्टेंस सही तरीके से अगर नहीं रखा जाए तो उसमें गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि लोग तो कर लेते हैं डायरेक्ट ओवरऑल लाइट शेप, ओवरऑल और शैडो शेप सब लोग डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच वाला जो एक मीडिएटर शेप है, जो डिजाइनिंग ऑफ अ शैडो शेप, वो सब लोग मिस कर देते हैं। अब डिजाइन ये जो कंसेप्ट है, कमर्शियल कंसेप्ट, लेकिन जब हम लोग पेंटिंग में यूज करने लगते हैं, विच इज अनदर फॉर्म ऑफ डिजाइन है, या फिर उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर सकता हूँ, वो सबसे बड़ी मिसिंग है। और वो ये मिसिंग इसलिए क्योंकि उसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं, क्योंकि वो विजुअली दिखाई तो देती है लेकिन किसी को पता नहीं है। ब्लॉक इन सबको पता है कि मैं अगर बड़े लाइंस के साथ शुरू करूंगा तो वो ब्लॉक इन है, उसके बाद हम्म। वैल्यू करूंगा वैल्यूज है, लेकिन उसके बीच का जो एक मीडियम टर्म्स है वो किसी को पता नहीं। ओके। वो सही जगह पे जाके सीखना जरूरी है, नहीं तो क्या हो सीखना जाता जरूरी। है, ऑल इन्फॉर्मेशन फैलते जा रही है। सिर्फ स्ट्रेट लाइन का मतलब लॉक इन है क्या, या फिर शैडो शीट को सही तरीके से डिवाइड करना मतलब लॉक इन है क्या। इट्स अगेन इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ नाम को यूज करके, सिर्फ टेक्निक्स को यूज करके लोगों को अ, अ, गलत इंफॉर्मेशन मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि देनी नहीं चाहिए। पहले सही तरीके से आप खुद से सीख लो, एंड देन उसको अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश करो, एक्सपीरियंस करो, एंड देन पढ़ा, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन इज इट्स पॉइजनस टू द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को कभी पता ही जी। नहीं चलता तो मिल रहा है नहीं मिल रहा है यस। सही तरीके, एंड देन वो घूमते रहते हैं थ्रू आउट द डे। जी। तो सर आपने इम्पोर्टेंस तो बता दी, सबकी प्रोसेस बताया। तो आपके एक्सपीरियंस में जो यूथ हैं और जो सीखना चाहते हैं, उनके आर्ट को सीखने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, या डिस्टेंस की प्रॉब्लम हुई, या इसी तरह की और भी प्रॉब्लम। तो अटेलियर या सॉरी, किसी भी एकेडमिक आर्ट को सीखने के लिए आपके एक्सपीरियंस में अभी तक क्या क्या प्रॉब्लम आई है? मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं खुद पढ़ रहा था, ऑब्वियसली कोई, जैसे कि आप जब भी हम लोग बात करते हैं एजुकेशन, जहाँ पे दो तरीके के मेजर क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि एक तो आर्ट एजुकेशन में डिग्री होना जरूरी है कि नहीं है, ये सबसे हाँ। बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है। उसके बाद मैंने ये भी देखा है कि लोग हमेशा ये कहते हैं कि आर्टिस्ट हमेशा गरीब होता है, उसका एजुकेशन बहुत गरीबी होनी चाहिए, और वो इतने एक्सपेंसिव मटेरियल, इतने एक्सपेंसिव एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता, विच इज वो आधा सच है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के पास पैसे नहीं हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो वो एजुकेशन नहीं ले सकता। यस। मार्केट में ऐसे भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिसमें आपको मिनिमम कॉस्ट में, जिस कॉस्ट में आप कोई भी पीवीआर थिएटर में या फिर एक मूवी का टिकट लेके पढ़ सकते हो, मूवी देखने जा सकते हो उसमें ही, या फिर एक पिज्जा के कॉस्ट में आप ऑनलाइन टीचिंग ले सकते हो। इतने लो कॉस्ट एजुकेशन, अच्छे क्वालिटी के ऐसे, जैसे कि स्टीफन बामन है, आयुष का पैट्रियन है, बहुत सारे लोग पैट्रियन पे है, बहुत सारे लोग हाँ। पर्सनल गाइडेंस देते हैं, जिनको मैं रेकमेंड करना चाहूंगा।
वो मिनिमम कॉस्ट में आपको वीडियोस बना के उन्होंने ऑलरेडी रखी है। लेकिन क्या होता है कि लोगों को बना बनाया हुआ हाँ। इन्फॉर्मेशन चाहिए। नो वन टेक्स एन एफर्ट, जैसे कि बहुत लोग मुझे संसारा के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कभी भी खुद जाके गूगल नहीं कर सकते कि वो इंफॉर्मेशन कैसी है या फिर वो वेबसाइट क्या है। वो मोस्ट यहाँ पे कहते हैं कि सर वेबसाइट भेज देना, लिंक भेज देना, ये भेज देना, मैं काम नहीं देख पा रहा हूँ। क्योंकि लोगों को एफर्ट नहीं लेना कि मैं जाके एटलीस्ट वेबसाइट तो सर्च करूँ, इतना तो एफर्ट लेना जरूरी है स्टूडेंट्स को। ऐसे नहीं कि सर मुझे लिंक भेजो, मुझे मिल नहीं रहा। इट्स बहुत इजी है। हम्म। एक संपारा एकेडमी ऑफ आर्ट जब भी आप गूगल पे टाइप करते हो, आयुष अग्रवाल टाइप करते हो, तो उनके जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स है, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो यस। आपको बहुत इजीली मिल जाता है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट्स को इतना एफर्ट लेना ही नहीं है कि मैं जाके डायरेक्टली सर्च करूँ। बहुत सारे स्टीफन बामन के जो ट्यूटोरियल्स है वो ऑनलाइन पैटर्न पे अवेलेबल है, विच इज कॉस्ट ऑलमोस्ट 700 इंडियन रुपीज में है। उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। व्हाट इज बार ड्राइंग, व्हाट इज ब्लॉकिंग, हैंडलिंग टूल्स एंड मटेरियल क्या है, रेंडरिंग कैसे होना चाहिए, पेंसिल क्या होनी चाहिए, चारकोल कैसे यूज करना चाहिए। पेपर मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर आप पेंसिल कौन सा यूज करते हो। मैंने बोला यस। जो इंडिया में मिलती है वही यूज करते हैं। मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए ये भी समझ नहीं आता। दे नेवर थॉट अबाउट कि पेंसिल के साथ पेपर कौन सा यूज करना चाहिए। और चलो मैंने बता भी दिया कि मैंने हॉट प्रेस पेपर यूज कर लिया ड्राइंग के लिए और मैंने स्टेनर पेंसिल यूज की है, फिर भी आपको पता नहीं चलेगा कि वो इफेक्ट कहाँ से है। और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हम लोग ने वीडियोस में बना के रखी है, विच इज अ लो कॉस्ट। अब एजुकेशन को अगर आपको फ्री में चाहिए तो आपको सारी चीजें फ्री में चाहिए, या फिर मैं गरीब हूँ मुझे एजुकेशन ले नहीं पाऊंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। अगर आपके घर में किसी ने बोला था इंजीनियर बनो, लेकिन मैं आपको कुछ पैसे नहीं दूंगा, तो आप थोड़ी ना इंजीनियर बन सकते हो। जो फीस है उस एजुकेशन का, जो फीस स्ट्रक्चर है, उस एक मटेरियल का जो कॉस्टिंग है, उसको आपको पे करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं हो रही तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप आर्टिस्ट बन सकते। जब हम लोग ने सीखा, हम लोग ने प्रैक्टिस की, तो हम लोग नॉर्मल कार्ट्रेज पेपर माइंड को क्यों बदनाम। तो आपको ऐसा भी नहीं कि जब आपके पास पैसा नहीं है आप समसारा आके नहीं पढ़ सकते, आप लॉरेंस आके नहीं पढ़ सकते, तो आप खुद से तो प्रैक्टिस ही कर सकते हो। एक नॉर्मल प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। कार्टून है, ऑलमोस्ट 5 to 6 7 कार्टून, और एक नॉर्मल स्टेनलर पेंसिल नहीं हो रही है तो एक नॉर्मल नटराज पेंसिल ले लो और उससे प्रैक्टिस करो। देखो, काम करने वाले बंदे के लिए अगर उसको पत्थर भी दे दो तो वो काम करेगी। लेकिन अगर जिसको सिर्फ एक्सक्यूज देने, अरे नहीं यार मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास हाँ। मटेरियल नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो वह पूरी जिंदगी रीजन देते रहे। अब मुझे बहुत सारे लोग पूछते कि हमें फ्लोरेंस पढ़ने जाना है, हमें, क्योंकि फ्लोरेंस में हमेशा इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को एक ही पता है फ्लोरेंस, लेकिन हम्म। लोगों को पता भी है क्या वो कॉलेज कितना दूर है, वहां के एक्सपेंसेस क्या क्या, वहां पे कितने फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, नहीं पता। लोगों को इतना पता है कि चलो मुझे फ्लोरेंस जाके पढ़ना है। लेकिन अगर आपने ये सोचा भी है तो अगर सेम अमाउंट ऑफ एजुकेशन, सेम अमाउंट ऑफ क्वालिटी अगर हम लोग इंडिया में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जहां पे आप सिर्फ एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, अगर अच्छा लगे तो रुको, नहीं अच्छा लगे तो आप घर चले जा सकते हो, तो ये भी नहीं करना चाहते। देन अरे वो हैदराबाद में है, वो बॉम्बे में नहीं है क्या, किधर दिल्ली में नहीं है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मारना। तो पहले आर्ट एज अ, अगर आपको कुछ सीखना है तो अपने कंफर्ट जोन से निकलो, कि यस। अगर मैं foreign जाऊंगा तो ही आर्टिस्ट बनूंगा, अगर मैं संसारा जाऊंगा तो ही आर्टिस्ट बनूंगा, ऐसे नहीं है। आपको अगर अच्छा काम करना है, समसारा, फ्लोरेंस, ये सारी चीजें अभी आई है इंडिया में, ये सारी चीजें अभी है, तो इसके पहले कोई आर्टिस्ट बना ही नहीं क्या। हम लोग ने सिर्फ उसके भरोसे तो नहीं बैठे कि समसारा कभी आएगा मेरे को सिखाएगा, नहीं। इट्स ऑल अबाउट कि आप खुद से कितने अच्छे तरीके से काम करते हो। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप सिर्फ प्रैक्टिस कर करके अपना काम प्रोड्यूस करो। और जब आप काम प्रोड्यूस करते हैं तो लोग आपको जानने लगते हैं, लोग आपको जानने लगते हैं तो लोग आपको कमीशंस देने लगते हैं। आपके पेंटिंग, आपके सेल हो सकते हैं, आपकी जो कुछ भी चीजें, आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो उसी काम के थ्रू सॉल्व यस। हो सकता है। ये मेरा हाँ। एक्सपीरियंस, क्योंकि थ्रू आउट द वे मैंने डेफिनेटली। ऐसे work किए। हम्म। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि अरे यार
चलो यार मेरे पास मटेरियल नहीं है तो मैं काम नहीं करूँ। नॉट, इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको अगर एज अ फाइन आर्टिस्ट खुद को डेवलप करना है तो डे वन से आपको अपने आप को वैसा ही ट्रीट करना है। मैंने बहुत लोगों को ऐसे भी देखा कि पढ़ लेते हैं, एक अच्छे जगह पे जाके पढ़ लेते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं बीच में, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, वो कोई और जॉब करने लगते हैं। एंड देन डिसाइडेड कि अरे मैं कमा लूंगा, कुछ पैसे कमा लूंगा, एंड देन मैं वापस फाइन आर्ट में आऊंगा और अपने सर्वाइवल को अच्छे से पुश करूंगा या फिर मेरे शो। ये भी कभी काम नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है जब आप ब्रेक लेते हो, जब एजुकेशन सिस्टम में से ब्रेक लेके कमर्शियल वर्ल्ड में चले जाते हो, तब आप फाइनेंशियली स्टेबल होने की आदत लग जाती है। उसके बाद आपकी जो मेहनत, स्ट्रगलिंग जो पीरियड है वो आप उससे चले जाते हैं, क्योंकि आपके जेब में पैसा है, आपको क्यों स्ट्रगल करना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द, और उस सारी चक्कर में आपका टाइम निकल जाता है। तो आपको सही जगह पे आपका टाइम इन्वेस्ट करना आना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि हर एक की कंडीशन अच्छी नहीं होती, लेकिन उसको लेके पूरी जिंदगी रोना इज अ बैड थिंग। किसी की भी कंडीशन अच्छी नहीं होती। हर एक आर्टिस्ट की एक ही कहानी होती है। कोई पुराने गांव में से उठ के बड़ा होता है एंड वो बहुत गरीबी से सीखता है। ये सारे सारे के सारे आर्टिस्ट गरीब होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी गरीब रहे। तो खुद पे दया खाना बंद करो और मेहनत करो। और अगर यस। आपको एज अ फाइन आर्टिस्ट जीना है तो अच्छी तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करो, अपने आर्ट वर्क को अच्छे तरीके से डेवलप करते रहो, इंफॉर्मेशन को लेते रहो, बहुत अच्छे जगह पे जाके पढ़ो। अगर आप अटेलियर में नहीं जा सकते तो ऑनलाइन जाके पढ़ो, वीडियोस ट्यूटोरियल अवेलेबल है अच्छे क्वालिटी के। यस। और उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाया जाता है। इंडिया में हाँ। बहुत कम सिस्टमेटिक वे में पढ़ाते हैं, फॉरेन में तो वो सिस्टम है कि वो लोग टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, चाहे वो कितना भी लो कॉस्ट टीचर हो, टू द पॉइंट पढ़ाता है। यहाँ पे क्या होता है कि आधा अधूरा पढ़ लेता है खुद, एंड देन पढ़ाना शुरू कर देता है। तो अच्छे से इस्टेब्लिश करो अपने प्रोफाइल, आर्टिस्ट प्रोफाइल को मेंटेन करना सीखो। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग एज अ आर्टिस्ट अपने काम को इज्जत नहीं देते, उसे अच्छे तरीके से डिस्प्ले नहीं करते, अपने घर के अंदर डिस्प्ले नहीं करते। तो शो की तो बात दूरी है, लोग शोज नहीं करते। कितने आर्ट आर्ट स्टूडेंट्स एजुकेटेड होने के बाद अपने शोज करते हैं? बहुत कम लोग होते हाँ। हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा चाहिए शो करने के लिए। पैसा कभी भी नहीं लगता। आप ऐसे गैलरी ढूंढ लो जहाँ पे लो कॉस्ट, आपको ऐसे जगह पे जाके शो करना चाहिए। अगर आप रियलिज्म में काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि रियलिज्म का मार्केट कहाँ पे है। महाराष्ट्र में, बॉम्बे में रियलिज्म या फिर लैंडस्केप पोर्ट्रेट, ये सारी जगह पे चलती है। अगर आप रियलिज्म को लेके बड़ौदा जाओगे, आप रियलिज्म को लेके दिल्ली जाओगे, आप रियलिज्म को लेके कोलकाता जाओगे, तो बहुत कम लोग ही वो आइडियली जो मार्केट है वो कंटेम्परेरी मार्केट है, और वहां पे रियलिज्म को बहुत कम माना जाता है। तो इफ यू वांट टू बिगिन में रियलिज्म, रियलिज्म में काम करना है, बहुत तरीके से लैंडस्केप पोर्ट्रेट में आगे जाना है, तो आपको सही जगह पे भी तो अपना एक्सपोजर ढूंढना जरूरी है। और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को मोल्ड रख सकता हूँ। जैसे कि अगर ऐसे नहीं कि अरे मैं यहीं पे रहूंगा और मुझे कुछ नहीं होगा। अब तो नेट भी अवेलेबल है, आप लोगों तक पहुंच सकते हो थ्रू द लाइव सेशन, द यस। कॉन्टैक्ट्स, थ्रू द इंस्टाग्राम, थ्रू द फेसबुक, आप लोगों तक पहुंच सकते हो। और जितना हो सके रियल लाइफ में ज्यादा काम करो, लोगों के बीच में आके काम करना सीखो। वो आदत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस। लोगों को पता लाइफ होना इज वेरी चाहिए कि आप इंपॉर्टेंट। क्या काम प्रोड्यूस करते हो, लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, लोगों को आपकी सोच भी समझ आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे लेकिन बोल नहीं पाते, कुछ लोग बहुत ज्यादा ही बोलते लेकिन काम बिल्कुल करते। तो ये मेंटेन होना जरूरी है। और हर एक चीज का मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन है। जैसे कि हाउ टू बिल्ड अ प्रोफाइल एज एन आर्टिस्ट, इसका भी एक सिस्टमैटिक एजुकेशन है। हाउ टू बिल्ड एन आर्टिस्ट, इसका भी एक एजुकेशन है। यहाँ पे बहुत ओके। कम है। जब आप कहीं पर भी बाहर जाते हो, उनके अटेलियर सिस्टम में जब आप फाइनल ईयर में रहते हो तो आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं कि कंपटीशन के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, म्यूजियम को कैसे अप्रोच करना है, स्कॉलरशिप को कैसे अप्रोच करना है। क्योंकि बाहर ओके। के सारे सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप को अप्लाई कर करके अपना एजुकेशन बढ़ाते रहते हैं। यहाँ पे हाँ। लोग दुनिया के भरोसे बैठे रहते हैं कि कोई मुझे भाई पैसा दे देगा तो मैं सीख लूंगा।
पुरुषार्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस और हार्ड वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। और यही सर बोलना चाहते कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप सच में किसी चीज को पाना चाहते हो तो उसके लिए कदम बढ़ाओ, जरूर मिलेगी। तो सर आपने जैसे ये बात की, तो एक क्वेश्चन है मेरा कि सोशल मीडिया की एक आर्टिस्ट की लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, या उससे कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ये दोनों तरीके से। और इसे इस तरीके से भी बताइए कि जो लर्नर हैं, जो सीख रहे हैं, उन्हें कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और जो अचीवर हैं, जो अचीव कर चुके, उन्हें किस तरीके से सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए। सोशल मीडिया जो है, जैसे कि मेरा एजुकेशन कमर्शियल बैकग्राउंड में हुआ है, सोशल मीडिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एन आर्टिस्ट, जो उसे प्लेटफॉर्म देगी। लेकिन उस प्लेटफॉर्म का अ, जो परसेंटेज है उस आर्टिस्ट के लाइफ में सही एरा में सही तरीके से होना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ या फिर मैं लर्निंग स्टेज में हूँ, इनिशियल स्टेज में एजुकेशन सिस्टम में, तो मैं उसके हम्म। ऊपर ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा। जो मेरा बेसिक आर्ट वर्क रहेगा मैं उसे पोस्ट करते रहूंगा, जैसे कि मेरा पहला बाग रहेगा, मेरा पहला ड्राइंग रहेगा, उसे मैं थ्रू हाँ। आउट द करते रहूंगा। चाहे चाहे वो पोस्ट में हो, चाहे वो हाइलाइट्स में हो, अपने प्रोसेस को मैं, क्योंकि इंस्टाग्राम जो प्रोफाइल है या फिर फेसबुक प्रोफाइल जो है फॉर एन आर्टिस्ट, इट्स कैन बी यूजेबल एज अ वेबसाइट। जैसे कि आप वेबसाइट अपनी हम्म। बिल्डअप, वैसे इंस्टाग्राम भी है, ताकि लोगों को पता चले जब आपने शुरू किया तब आपका काम क्या था, और बाय मतलब आपने शुरू करने के 6 महीने के बाद काम कैसे डेवलप हुआ। लेकिन हमेशा आर्टिस्ट को ये ध्यान में रखना है कि अगर मैंने उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करना है तो मैंने एक बार पोस्ट करके तो मुझे भूल जाना है कि उसको किसने लाइक किया, किसने शेयर किया, कितने लाइक्स मिले, कितने व्यूज, ये सारी चीजें भूल जानी है शुरुआत के समय ओके। के लिए। क्योंकि इट्स एन बिजनेस पार्ट ऑफ योर आर्ट। तो अगर आप उस चक्कर में फंस गए तो आपका काम हमेशा डिस्ट्रॉय होती जाए। आपका सिर्फ इतना ही काम होता है कि अगर मैंने कुछ आर्टवर्क बनाया है तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने बहुत अच्छा काम किया है अपने हिसाब से, और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं उसे एक अच्छी जगह पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, मैं वहां पे उसे पोस्ट करूंगा। लेकिन उसके बाद मैं भूल जाऊंगा कि मैंने उसे पोस्ट भी किया या फिर जो भी। उसकी वजह से आपको एक पता चलेगा कि लोगों को पता चलेगा कि एक, चलो वैभव नाइक नाम का एक बंदा है जो ये ड्राइंग करता है और उसका ड्राइंग ये लेवल पे है। अगर आपने कोई नॉर्मल स्केचेस किए उसे स्टोरीज में पोस्ट करो, ताकि आपका डेली वर्क भी पता चले, और आपका एक क्वालिटी वर्क जो है, जो आप 1 महीना लगा के या फिर 2 महीने लगा के या फिर एक हफ्ता लगा के एक अच्छा आर्टवर्क क्रिएट कर रहे हो, उसे एक अच्छे तरीके से रखो। और उसका एक, उस इंफॉर्मेशन को क्या होता है कि आप जब पोस्ट करते हो तो आपको देख के कोई लोग इंस्पायर होते हैं, आपको देख के लोगों को पता यस। चलता है कि बंदा काम भी कर रहा है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द लोग जो मैं जिन लोगों को जानता हूँ थ्रू द इंस्टाग्राम ही जानता हूँ, मुझे पता है कि अरे वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो रेगुलर है, अपने प्रोफाइल को मेंटेन रखता है। तो अगर मुझे कभी उस हम्म। स्टाइल की जरूरत है तो मैं उस बंदे को कांटेक्ट करूंगा, तो उसे एज अ वेबसाइट की तरह यूज करूँ और उसे यस। मेंटेन अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया करूँ। लेकिन ऐसा भी होना नहीं चाहिए कि मैं पूरे टाइम एज ए न्यूज़पेपर की तरह बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी फिलोसफी, बहुत सारे लंबे लंबे प्रवचन इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा हूँ। पहले आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, ये सारे क्वेश्चन आंसर का जो फंडा जो चल रहा है। अब जब ये क्या होता है, ये ट्रेंड होता है, फॉरेन के लोग ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो हम भी फॉलो करते हैं। लेकिन जब आप कोई भी फॉरेन आर्टिस्ट का जब ये इंस्टाग्राम लाइव या आप देखते हो तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है और ऑथेंटिक हाँ। इंफॉर्मेशन। और इंडियन लोगों का जब आप देखते हो कोई भी, तो उसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा फिलोसफी होती है, आर्ट वर्क इतना सा होता है और इसके पीछे बहुत बड़ी फिलोसफी होती है। इससे क्या होता है कि वो फिलोसोफर बन जाता है। तो आइडियली हमें ये पूछना है कि हमें इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना है, हमें टिकटॉक स्टार बनना है, हमें यूट्यूबर बनना है, या फिर हमें कंटेंट क्रिएटर बनना है। और ये यस। सारी चीजों को साइड में रखते हुए मुझे सिर्फ पेंटर बनना है। तो वो एक हाँ। बहुत चीज है, डेलिकेट चीज है। उसे अपने फायदे के लिए यूज करो, ना कि हम मैं उसके फायदे में चला जाऊं।
ऑब्वियसली अगर आप मेहनत हम्म। करोगे, आपका काम अच्छा रहेगा, तो आपको अच्छे तरीके से लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपके व्यूवर्स बढ़ेंगे, आपके लाइक्स बढ़ेंगे, कमेंट्स बढ़ेंगे। और जब आप ये सारी बहुत सारी चीजें बहुत सारे साल तक इंस्टाग्राम पे करते हो, दिन आप फिजिकल शोज करते हो, तो वही सारे ऑडियंस जो आपको फॉलो करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, वही सारे लोग आपको फिजिकली मिलने आते हैं, और उसमें से ही आपके लोग क्लाइंट बनते हैं, और उसी के हम्म। थ्रू क्लाइंट्स, उसी के ही थ्रू आपको वर्क, कमीशन वर्क, उसके ही थ्रू आपको स्टेबिलिटी आ सकती है, और उसी के ही लोग आपको पहचानने लगते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको मेहनत ज्यादा करनी है एंड सोशलाइजिंग बहुत लिमिटेड रखनी है। मेरे कुछ यस। बहुत ऐसे करते कि उनका क्या होता है कि वो लोग ये सोचते कि मैं काम अच्छा करूंगा तब जाके मैं पोस्ट करूंगा। तो ये भी एक हम्म। ड्रॉबैक होता है कि कुछ लोग ज्यादा ही सोशल मीडिया से दूर होते हैं। अगर आपको अगर आर्टिस्ट बनना है, एक सेकंड में पॉज कर। जी अविक बोलिए आपका क्वेश्चन। जी सर। जी इस अविक इसका आंसर सर ने जब आपने फर्स्ट टाइम ये पूछा था तब दिया था कि ऑनलाइन एजुकेशन में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ऑफलाइन या फिजिकल एजुकेशन जब जब सामने करते हैं, कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें हम सीख पाते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो कुछ भी ऑनलाइन सिखाया जाता है वो एक लिमिटेड तरीके से सिखाया जा सकता है, कुछ बहुत सी चीज़ उसमें रह जाती है। तो अगर सर ने ये उस समय कहा था, तो अगर फिर भी पूछना है तो आई डोंट नो कि क्या इश्यू हो गया सर का। मैं सर को फिर से रिक्वेस्ट भेजी है। इंडियन आर्टिस्ट बुक्स फंडामेंटल टू पेपर ड्राइंग। ओके। मैंने सर को रिक्वेस्ट भेजी है। जी सोशल मीडिया पे दूर वाला क्वेश्चन। हाँ सर वही बता रहे थे। और ये बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड किया, क्योंकि हम अ, मतलब मैं भी इसमें हूँ, और शायद आप भी, कि हम लोग झूलते रहते हैं इस चीज में कि किस तरफ हमें सोचना चाहिए, सोशल मीडिया का पूरा यूज करें, लाइक्स की तरफ जाएं, ये सब वो सब, इस सोशल मीडिया में की तरफ झुक जाएं कि नहीं झुकें, ये सही है या गलत है। लेकिन सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि एक बैलेंस्ड वे में इसका फायदा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि एक प्रोसेस है, एक टाइम लगेगा आपको अपनी पहचान बनाने में, लेकिन इसके साथ साथ ही आपको अपनी प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, कि उसी की बेसिस पे आपको सोशल मीडिया पे एडवांटेज मिलेगी। यस सर। हेलो हेलो जी सर। हेलो। जी। जी सर आवाज आ रही है मेरी। हाँ जी, आपका पॉज हो गया हाँ। था वो। अच्छा सर मैं आपको इनवाइट भेज रही थी। अभी ठीक है सर। हाँ, आई हाँ। डोंट नो, लोगों ने कहा था सुना है। नहीं सब जब आपने पॉज किया तब तक आ रहा था। मैं जी ये सर बता। एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन
में किस तरीके से, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अगर हाँ, मैंने बहुत टाइम तक पढ़ा है। तो क्या हो रहा है कि अगर आपको एक्चुअल में पढ़ना है और आप अफोर्ड कर सकते हो, तो मैं कहूँगा कि फिजिकल एजुकेशन इज मोस्ट प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट देन द ऑनलाइन। लेकिन अगर ऐसी यस। चीजें, अगर मुझे इंडिया में बैठ के यूएस वाले टीचर से पढ़ना है और मैं यूएस में जाके नहीं पढ़ सकता, तो मैं उसका ऑनलाइन मेंटरशिप लूंगा। लेकिन अगर आप इंडिया में रह के इंडियन आर्टिस्ट से पढ़ना चाहते हो, तो वहां जाके उसके जो भी उसका सिस्टम है वहां जाके पढ़ सकते हो, अगर आपको सीरियस वे में पढ़ना है तो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको सही तरीके से सीखना है, तो वन टू वन जो कन्वर्सेशन है, वन टू वन फिजिकल जो इंफॉर्मेशन हम्म। जो है उसके ऊपर ज्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा मोर देन ऑनलाइन। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, यस। जिसमें से आप 24 घंटे उस बंदे के साथ नहीं रह सकते। फिजिकल में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप उस पर्टिकुलर गाइडेंस में पढ़ते रहते हैं। वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है ऑनलाइन एजुकेशन। यस। सर, एक कोई पूछ रहा था कि फिगर ड्राइंग के लिए कोई बुक सजेस्ट करेंगे आप? मैं यूजुअली कभी बुक्स रिकमेंड नहीं करता, स्पेशली ड्राइंग्स के लिए। ओके सर। क्योंकि क्या है कि बुक का नॉलेज अगर सही होता, मतलब सही होता ही है, लेकिन अगर मैंने बुक्स पढ़ के या लाइब्रेरी में बैठ के अगर मैं एजुकेट हो सकता, तो जिंदगी में मुझे टीचर की जरूरत ना। तो अगर आपको सही तरीके से प्रैक्टिस करनी है फिगर ड्राइंग के बारे में, तो बुक्स की जो भी बुक्स जो रहेंगे, उसको कॉपी करना है अच्छे तरीके से, और फ्रॉम लाइफ ज्यादा काम करना है। जैसे कि आप हाँ। फिगर ड्राइंग सीखना चाहते हो तो स्केचिंग ज्यादा कीजिए, फ्रॉम लाइफ से पोर्ट्रेट कीजिए। यूट्यूब पे जो हाँ। वीडियो है, कई बार फिगर सेशंस के, जिसमें 2 मिनट 5 मिनट्स के जो सेशन होते हैं, सेशन होते हैं, उससे प्रैक्टिस कीजिए। कुछ कुछ दफा प्रिंट से काम कीजिए, कुछ दफा मेजर जो गोल रहेगा, जितना आप फ्रॉम लाइफ से काम करोगे। जैसे कि अगर मैं स्केचिंग करूंगा, ड्राइंग सेशन करूंगा एक मॉडल को बिठा के, उससे ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है मोर देन एक बुक से। जब मैं एक हम्म। बुक फॉलो करता हूँ तो वो मेमोरी ड्राइंग के लिए मुझे ज्यादा हेल्प करता है। हाँ। अब ये, हाँ। अगर मुझे कंसेप्ट आर्ट में जाना है, मुझे गेमिंग में जाना है जहाँ मुझे मेमोरी से ड्रॉ करना है, तो ऑब्वियसली मुझे एक फंडामेंटल एनाटॉमिकल फंडामेंटल होना जरूरी है, वो मैं बुक से ही पढ़ूंगा। लेकिन अगेन, उससे पढ़ने का तरीका भी तो पता होना चाहिए। मुझे पता है, मैंने पन्ने को देख लिया, मेरे फिगर को देख लिया, लेकिन उसको करने का तरीका कौन सिखाएगा? वो एक टीचर ही सिखाएगा। तो yes। यूजुअली आप फिगर ड्राइंग का बुक रिकमेंड, जो आपको पसंद है, वो आप उससे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन मैं अगर सजेस्ट करूंगा मॉडल। कि गाइडेंस के थ्रू ही पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। जी, जैसे कि आपने बोला कि लाइव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यस। तो जैसे अगर किसी के पास मॉडल अवेलेबल नहीं हो, तो जो ऑनलाइन जो डमीज मिलती हैं, उससे लाइव स्टडी करना कर कितना सकते, सही रहेगा? यस ना? लाइव मॉडल अगर नहीं है तो आप क्या करना चाहिए, कोई बस स्टैंड पे चलेगा और रेलवे स्टेशन पे चलेगा। जैसे कि उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको सीरियस वे में करना है तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी ही है। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, माइंड क्या होता है कि डिजिटल वे में क्रिएट होने लगता है कि अगर वीडियो या फिर मेरे पास रेफरेंस रहेगा तो ही मैं काम करूँगा। हम्म। आइडिया रियल लाइफ में जो कैरेक्टर क्रिएट होते हैं, जैसे कि कोई, हम लोग गार्डन में जा रहे हैं, कोई हम लोग रेलवे स्टेशन में जा रहे हैं, बस स्टैंड के ऊपर जा रहे हैं, वहां एक्चुअल जाके स्केचिंग करना इज मोर इम्पोर्टेंट। वहां पे क्या होता है कि आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो सबसे ज्यादा इम्प्रूव होती है। वहां पे रियल लोग हैं, वो अपने हम्म। रियल टाइम में जी रहे हैं, उसमें जो मोमेंट है वो रियल है। जब एक हाँ। वीडियो को pause करके एक फोटो को मैं स्टिल इमेज को कैरी फॉरवर्ड करूंगा, तो उतना प्रैक्टिस होगा। लेकिन वो जो प्रैक्टिस है, वो एक एक्सपीरियंस बंदा बहुत अच्छे से डील कर पाएगा। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में फ्रॉम लाइफ ज्यादा काम होना चाहिए। तो फिगर ड्राइंग के ऊपर फोकस करने के लिए आप मार्केट में चले जाओ कहीं पर, और ये सारी चीजें करते वक्त एक शर्म नाम की जो चीज है वो बाजू में रखो। उसमें क्या होता है कि अरे लोग मुझे देखेंगे, मेरा काम अच्छा है नहीं है बुरा है, तो लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी गंदी चीज है। और लोगों ने कई बार अप्रिशिएट कर लेते, कई बार आपको वहां पे खड़े रहने का परमिशन नहीं होता, लेकिन चले जाओ, आप कहीं पर भी जाके जाके स्केचिंग कर सकते हो। और स्केचिंग के लिए हाँ। फिगर
के लिए आपको फिगर के ऊपर फोकस करना जरूरी नहीं है, आप मॉक को भी पूरी तरीके से फोकस कर सकते हो, आप एनवायरमेंटल डिजाइन कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे आपको सब्जेक्टिव का मेजर नहीं करना है, और आप हर एक सब्जेक्ट को चेंज करते रहते हैं, एंड देन आप थोड़ा बहुत मेहनत वीडियो से या फिर रेफरेंस पॉइंट से कर सकते हैं। लेकिन यस। इनिशियल स्टेजेस में फ्रॉम लाइफ सबसे ज्यादा काम होता है, एंड फोटो बाद में आता यस। सर, आप सोशल मीडिया पे बात कर रहे थे, अगर कुछ रह गया हो तो। पॉज हो गया था है। वीडियो। ये कि अगर आप जब शुरुआत में काम कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा काम करो, और जो आपको अच्छा लग रहा है और उसका जो एक्सपीरियंस है मिनिमल वे में एक्सप्लेन करके उसे पोस्ट किया करो, ताकि लोगों को पता चले कि आप काम कर रहे हो। और एक सर्टेन यस। टाइम के बाद, अगर आप इंट्रोवर्ट हो या आपको पसंद नहीं है सोशल मीडिया, लेकिन आपको एज एन आर्टिस्ट डेवलप होना है, तो ऑब्वियसली आपको हम्म। वो जो कुछ क्राइटेरिया उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप हाँ। फाइनेंशियल स्टेबल हो, बहुत बड़े एक्सपीरियंस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हो, और आपको कोई जरूरत नहीं है नए कमीशन की या फिर आपको लोग जाने, या फिर तो आप अपने सोशल मीडिया को पूरी तरीके से शट डाउन भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इफ यू वांट टू बी एन फाइन आर्टिस्ट, और आपको अपना पूरा का पूरा जो सिस्टम है सिर्फ पेंटिंग के ऊपर ही गुजारा करना है, तो आपको ये सारे बेसिक टैक्टिक्स जो है वो मेंटेन करने ही पड़ेंगे। जी। हमें और अपने काम को थोड़ा सा कम जज किया था कि मैं आज अच्छा काम क्रिएट करूंगा एंड देन पोस्ट करूंगा, ये कभी नहीं होता, कभी अच्छा काम होता ही नहीं, कभी वो पोस्ट होता ही नहीं। तो उस समय पे जो अच्छा लग रहा है, चाहे वो उस पूरे आर्टवर्क में 1% भी आपको अच्छा लगे, तो उसे अच्छे तरीके से पोस्ट करना है, देन आप उसे डिलीट भी कर सकते हो, ये मेरा मानना है। जी। और जी सर। टाइम के बाद आपको पता भी चलेगा कि यार अच्छा आर्टवर्क क्या होता है, बुरा आर्टवर्क क्या होता है, और उसे पोस्ट कितना करना है या पोस्ट नहीं कितना करना है, ये बाय द एक्सपीरियंस आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप अपना ही प्रोफाइल बिल्डअप नहीं करोगे, तो आप ही भूखे मरोगे, कि लोगों को पता ही नहीं हम्म। चलेगा कि आप करते क्या हो। क्योंकि अगर सोसाइटी में जी। आपको कोई जानता ही नहीं है कि इस घर में एक पेंटर है, इस घर में एक आर्टिस्ट रहता है, ये काम कर सकता है, आपके फ्रेंड को पता नहीं कि आप क्या कर सकते हो, आपकी फैमिली को पता नहीं कि आप क्या कर सकते हो, आपके रिलेटिव्स को पता नहीं क्या कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो उसे किसी को पता नहीं कि आप कौन हो, और आप सोसाइटी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप लोग मुझे जाने, आप मेरे आर्टवर्क मेरे अप्रिशिएट करें, वो कभी हो ही नहीं सकता। इट्स अ टू वे गेम, आप भी सोसाइटी को बताना जरूरी है कि आप कौन हो, आप कौन सा टाइप के आर्टवर्क करते हो, आपकी सोच क्या है, जी। लेकिन वो एक मेंटेन तरीके। करना आना चाहिए, बस इतना ही है। जी। हाँ, तो सोशल मीडिया एक तरीके से आपके पोर्टफोलियो के जैसा बन सकता है। Yes. अ, सर, लाइव का टाइम भी हो गया है बहुत। लास्ट में ये पूछना चाहती हूँ कि अभी की जो लर्निंग है, अभी जो लोग काम कर रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं आर्ट के फील्ड में, तो अ, हमें पता है कि काफी चेंज हो गई, लेकिन कितनी चेंज हो गई है पहले की लर्निंग और अभी की लर्निंग, या पहले की जिस तरीके से लोग मेच्योरिटी से सीखते थे आर्ट को, और आज जिस तरीके से वो सीख रहे हैं, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा एक आजकल के यूथ को थोड़ा सा कोई गाइड कीजिए, या थोड़ा सा बताइए सर कि उनकी क्या मेजरली सोच होनी चाहिए। हाँ। मेजरली क्या होता है कि जैसे हम लोग ने ये सारे के सारे टॉपिक जो इंटरकनेक्टेड है, जैसे कि अब अभी जो पहला वाला हाँ। क्वेश्चन है सोशल मीडिया, ये। अभी क्या हो रहा है, सोशल मीडिया आर्ट फील्ड में या फिर कोई भी हर एक फील्ड में इतना इंटरेक्ट हो चुका है, ड्यू टू ऑलगोरिथम, ड्यू टू नए टेक्निक्स, नए टूल्स जो इंट्रोड्यूस हो गए सोशल मीडिया, उसके वजह से थोड़ा सा डाइल्यूट होते जा रहा है, पॉल्यूटेड होते जा रहा है। तो एज अ लर्नर आपको पता होना चाहिए कि कौन सही तरीके से एजुकेट कर रहा है, कौन सही तरीके से अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी बहुत सारे लोग यूट्यूबर बन गए, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन गए, वो अपने इंडिविजुअल कंपटीशन क्रिएट करते हैं, अपने इंडिविजुअल वर्कशॉप क्रिएट करते हैं, अपने इंडिविजुअल फैन फॉलोइंग बढ़ाते हैं, अपने इंडिविजुअल फैन बेस या फिर जो भी है। ये सारे चक्कर में क्या हो रहा है कि शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाने वाले लोग भी हैं,
लेकिन हमें शाहरुख खान की एक्टिंग अगर पसंद नहीं है तो उस हिसाब से जिस पर्टिकुलर थिएटर की आर्टिस्ट की अगर मुझे एक्टिंग पसंद है, उसकी जो कला है अगर मुझे पसंद, मुझे उसे प्रोत्साहन देना भी उतना ही जरूरी है। अगर मैं सुबह उठ के शाम अगर मैं शाहरुख खान के गाने और मूवीज देखते रह रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ अरे मेरे को मैं अच्छे आर्टिस्ट या फिर अच्छे पिक्चर नहीं देखने मिले, तो गलती आपकी भी है। आप उन गलत लोगों को इन्फ्लुएंस करके उसे बढ़ावा दे रहे हैं। और उसमें क्या होता है कि एक यूट्यूबर अच्छी हाँ। तरीके फाइनेंशियली स्टेबल हो रहा है, उसके व्यूवर्स अच्छे से बन रहे हैं, वो एक अच्छा स्टैब्लिश आर्टिस्ट बन रहा है, लेकिन उसके अंडर सीखने वाले लोग पूरी जिंदगी एक हॉबी आर्टिस्ट की तरह ही रहे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसके स्टूडेंट ने क्या आर्टवर्क प्रोड्यूस किया, उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क को क्या अ, दर्जा है उस सोसाइटी में। नहीं तो वो क्या हो जाता है कि अभी हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक इंस्टाग्राम आर्टिस्ट, हर एक यूट्यूबर अपने आप को पेंटर मानने लगा और अपने अपने इंडिविजुअल कंपटीशन बनाने लगा। उससे क्या होता है कि फॉल्स पब्लिसिटी, फॉल्स माहौल क्रिएट कर रहे हैं और इसमें ऐसा लगता है कि हम लोग आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहे हैं। इट्स अ फॉल्स, मुझे ऐसा लगता है कि वो फॉल्स कॉन्फिडेंस है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो इंस्टाग्राम आर्टिस्ट इंक्रीज हो रहा है, उसके फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी जो सोच है वो कितनी इंक्रीज हो रही है आई डोंट नो। और इन सारे चक्कर में सफर कौन करने वाला है? वो इंस्टाग्राम जो आर्टिस्ट है वो एक फाइनली अच्छे लेवल पे सेटल हो जाएगा 4 साल के बाद, 5 साल के बाद। लेकिन सफरिंग किसका होगा? जो न्यू कमर है, जो सीखने वाले जो है, उनको पता ही नहीं है। 4 साल के बाद ये पता चला कि अरे ये तो सिर्फ यूट्यूबर था, ये तो सिर्फ एक इंस्टाग्राम एक आइकॉन बन इंस्टाग्राम आइकॉन बन गया। तो मैंने कई जगह पे देखा है लोग अपने आप को मास्टर्स, लिविंग लेजेंड्स, इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन जो मन में बोलते हैं, लेकिन कहीं दफा खुद को भी देखो कि आपने अपने आर्ट फील्ड के पोर्टफोलियो में आपको कितने अच्छे क्वालिटी के रिप्रेजेंटेटिव गैलरी ने सपोर्ट किया है, किसी ने किया है, नहीं किया। आपको कितने इंटरनेशनल गुड क्वालिटी कंपटीशन में ना अच्छे तरीके से अवार्ड्स मिले या फिर सिलेक्शन हुआ है, एक भी नहीं हुआ। आपकी अचीवमेंट क्या है कि आपने यूट्यूबर्स में इतने सारे फॉलोअर्स अचीव किए, आपने इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोअर्स अचीव किए। ये एक आर्टिस्ट की अचीवमेंट नहीं होती है, ये एक इन्फ्लुएंसर की अचीवमेंट होती है। और एज अ पेंटर आपकी बायोडाटा, आपका काम ज्यादा होना चाहिए, ना कि आपकी फिलोसफी ज्यादा होनी चाहिए। और जो बिगिनर है, जो सारे लर्नर है, आपको ये सारी चीजों से पता होना चाहिए कि कौन सही आर्टिस्ट है और कौन सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर है। और आपको पूरी हम्म। जिंदगी एक हॉबी आर्टिस्ट, एक इंस्टाग्राम आर्टिस्ट बनना है, एक प्रॉपर प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है। क्योंकि अगर आपने उन्हीं सारी चीजों को आर्ट आइकॉन बनाया, उन्हीं सारी चीजों को मास्टर्स बनाया, तो लोग सिर्फ उन्हें ही जानेंगे और आपका यस। नंबर कभी नहीं आएगा। क्योंकि उनकी पब्लिसिटी, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस 4 साल के बाद, 5 साल के बाद इतनी हाई रहेगी कि लोग आपको पूछेंगे नहीं। जैसे कॉमन क्वेश्चन, जैसे कि मेरे घर में मुझे बहुत लोग कभी कभी रेकमेंड करते हैं तुमने इसका काम देखा कि कितना अच्छा है, लेकिन रियल लाइफ में हमें पता होता है कि वो सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर है या फिर एक सिर्फ एक टेक्निकल बेस्ड आर्टिस्ट है। वो क्या हो रहा है कि वो एक पर्टिकुलर टेक्निक को पढ़ते जाता है, पढ़ते जाता है, उसमें माहिर हो जाता है, तो वो वर्कशॉप लेने लगता है। जैसे कि और एक जो चीज, मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स देखे, पोर्ट्रेट ड्राइंग वर्कशॉप है, एडवांस ड्राइंग वर्कशॉप है। 6 दिन में आप पोर्ट्रेट सीख लो, 4 दिन में आप मास्टर क्लास कर लो। रियल लाइफ में ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है जो आप एक हफ्ते में पोर्ट्रेट सिखा सकते हैं। रियल एजुकेशन में ऐसा कोई फंडा नहीं है कि आपको डायरेक्ट एडवांस पोर्ट्रेट पढ़ा सकते हैं। यस। पोर्ट्रेट ड्राइंग वर्कशॉप, मास्टर क्लासेस, ये सारे फेक मुझे लगता है। क्योंकि आपको वो सिर्फ और सिर्फ एक आर्टवर्क क्रिएट करना सिखा रहे हैं, उस पूरे आर्ट सिस्टम को सॉल्व करना कभी नहीं सिखा रहे। जैसे कि मैंने एक आपको हम्म। रेफरेंस दिया और आप उसी को कॉपी कर रहे हैं। लेकिन हम अपने एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कोई आर्टवर्क नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं पढ़ाते। मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा कि मैं पोर्ट्रेट बनाऊं। हम ओवरऑल एक ग्रामर पढ़ाते हैं और वो ग्रामर आपको एक पोर्ट्रेट बनाने के लिए भी
एजुकेट करता है, एक स्टिल लाइफ बनाने के लिए भी एजुकेट करता है, एक फिगर ड्राइंग बनाने के लिए भी एजुकेट करता है, एक लैंडस्केप बनाने के लिए भी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीजें एक ही इंफॉर्मेशन से बनी है, और उसका यस। जो एग्जर्शन है, जैसे कि अगर मैं उस इंफॉर्मेशन को एनवायरमेंटल डिजाइन में लेके जाऊंगा तो वो लैंडस्केप बनेगा, एक मैं ओवरऑल फिगर ड्राइंग करूँ तो वो फिगर ड्राइंग बनेगा, एक मैं एक स्टिल लाइफ को कॉपी करूंगा तो वो स्टिल लाइफ बनेगा, एक मैं सिर्फ हेड को फोकस करूंगा तो वो पोर्ट्रेट बनेगा। ये जो फंडा है, ये एक एजुकेशन प्रोवाइड करने वालों को भी क्लियर होना जरूरी है। एट द सेम टाइम जो एजुकेशन लेने वाले हैं उनको भी क्लियर होना चाहिए कि ऐसे ऑल इंफॉर्मेशन के साथ मुझे कैसे सरवाइव करना है। पोर्ट्रेट ड्राइंग क्लासेस या फिर मास्टर क्लासेस एडवांस पोर्ट्रेट ड्राइंग, ऐसी चीजें कभी मुझे ऐसे लगता है पढ़ाई नहीं। एडवांस टेक्निक्स, एडवांस प्रोसेस, एडवांस कलर, ये सारी इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। वो कभी पढ़ाई नहीं जा सकती, उसे हम सिर्फ यस। एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ये क्लियर होना चाहिए। और यस, मुझे कॉपी पेस्ट मुझे करना। सिस्टम मुझे सिस्टम भी समझ नहीं आता कि अगर मैंने आप बोल दिया कि मैं पोर्ट्रेट ड्राइंग पढ़ाने वाला हूँ, उसके बाद मैं एडवांस पढ़ाने वाला हूँ, उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ तो होना चाहिए ना। उसके बाद एक अलग सा सिस्टम होना चाहिए। लेकिन सर्वाइवल के हिसाब से टीचिंग जो है, टीचिंग दो तरीके की होती है। मैं पढ़ाना चाहता हूँ, लोगों को मुझे इंफॉर्मेशन देना अच्छा लगता है, एजुकेट करना अच्छा लगता है, जिससे मैं सीख रहा हूँ। ये एक टीचर का धर्म होना चाहिए। लेकिन अभी के सिस्टम में लोग एजुकेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए या फिर अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाओगे, लोगों को इंफॉर्मेशन दोगे, तो आइडियली आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो। लेकिन मेजर गोल क्या होना चाहिए कि मुझे सिखाना अच्छा लगता है, मुझे लोगों को इंफॉर्मेशन देना अच्छा लगता है, कि जो कुछ भी मैंने अपने टीचर से सीखा है उसे मैं कैरी फॉरवर्ड करना करूंगा, तो वो मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो 1+1 2 होगा, एंड देन वो 2+2 4 होगा। यहाँ पे मैं यस। अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाना चाहता हूँ। उसके वजह से मुझे कोई लेना देना नहीं है कि मैं लोगों को कितनी झूठ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, लोगों को मैं कितनी सही इंफॉर्मेशन, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये लेना देना है ही नहीं कि वो सच में एक्चुअल एजुकेट हो रहा है नहीं हो रहा। मुझे सिर्फ इतना देखना है, अरे मैंने इस वर्कशॉप से मैंने इतना कमाया, मैंने इस वर्कशॉप से मैंने इतना कमाया, बस। ये बहुत गंदा पॉलिटिशियन हो रहा है। मुझे ये बिल्कुल देख के बुरा लगता है कि लोग उस ऑल इंफॉर्मेशन के साथ उन्हें आइकॉन मानने लगते हैं, उन्हें मास्टर्स मानने लगते हैं, और वो इटसेल्फ आर्टिस्ट खुद को मास्टर कहने लगते हैं। मुझे अगर मैं किसी अपने कलीग या फिर मैं जिनको अच्छे आर्टिस्ट मानता हूँ उनके सामने अगर मैं कोई आर्ट वर्क प्रोड्यूस करता हूँ, मुझे शर्म आती है कि मैं अगर उस बंदे ने अप्रिशिएट भी किया तो बहुत बड़ी चीज है। खुद यस। को आर्टिस्ट या बहुत बड़े मास्टर लिविंग लेजेंड कहना पहले बंद कर दीजिए। क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि ना, जो सीखने वाले लोग जो लोग हैं वो ऐसे वो लोग क्या करते हैं, वो स्ट्रगलिंग ही रहते हैं पूरी जिंदगी। क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे ये लोग इतने बड़े आइकॉन्स हैं, पूरा हाँ। इन लोगों ने सर्वाइव करके रखा है, तो हम लोग का नंबर ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं है। आप भी उतने ही लेजेंडरी आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपको सही तरीके से सही जगह पे जाके सीखना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सिखा नहीं पाते क्योंकि खुद उन्होंने कभी वो एक्सपीरियंस ही नहीं की। जैसे कुछ टेक्निक्स है, जैसे कि मैं बहुत बार देखता हूँ, कहते हुए लोगों को देखता हूँ, एजुकेट करते हुए लोगों को देखता हूँ, कि जब आप कोई भी पोर्ट्रेट कलर में जब जाते हैं तो हम लोग जब लाइट है वो हमेशा वार्म होती है, शैडो हमेशा कूल होती है। अगर लाइट अगर कूल रहेगी तो शैडो वार्म होती है। थियरी है कूल एंड वार्म थियरी, विच इज बियॉन्ड समथिंग एल्स। और ये जो फॉल्स इंफॉर्मेशन आप बिंदास तरीके से सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, विच इज बहुत पॉइजनस है। कंपोजिशन जब पढ़ाने जाते हैं तो गोल्डन रेशो, ये एक ही चीज नहीं है कंपोजिशन में। जो एल शेप जो है वो एक ही चीज नहीं है। कंपोजिशन में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ड्राइंग इज अ वास्ट सब्जेक्ट, कलर थ्योरी इज अ वास्ट सब्जेक्ट। तो अपने फायदे के लिए एजुकेशन सिस्टम में आना, मुझे ऐसे लगता है, बंद कीजिए। उसके वजह से आपका एक एजुकेटर का कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का होगा, और ये स्टूडेंट को समझना चाहिए।
कि आपको कौन से लोगों के वर्कशॉप्स लेने चाहिए और आपको किस तरीके के वर्कशॉप, पहले वर्कशॉप की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, पहले तो वर्कशॉप की डेफिनेशन एजुकेट करना होती है लोगों को, ना कि पिकनिक मनाना, ना कि सिर्फ और सिर्फ अब मुझे क्या आ रहा है ये मैं सिखा नहीं रहा, मेरा एक्सपीरियंस क्या है ये मैं सिखा रहा हूं, मैं अपने आर्टवर्क कैसे क्रिएट करता हूँ ये समझाना आना चाहिए, वो एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ना कि मैं कितने हाई स्ट्रोक मारता हूँ या फिर मेरे आर्टवर्क को मैंने कितना अच्छी तरह ब्यूटिफाई किया है, वो ये सारी चीजें एजुकेशन में नहीं है। एजुकेशन इज ऑल अबाउट करेक्ट वर्जन ऑफ एक्सपीरियंस को कैसे रखना चाहिए, टूल हैंडलिंग कैसे होना चाहिए, सरफेस हैंडलिंग कैसे होना चाहिए, ये मेजर गोल होना चाहिए, ग्रामर मेन गोल होना चाहिए, और यस। ग्रामर का डेफिनेशन पहले सही तरीके से करो। ये कूल बॉम्ब थ्योरी, लाइट एंड बहुत फॉल्स इंफॉर्मेशन, पिकनिक मना अच्छा। के रखा वर्कशॉप को इन लोगों ने पिकनिक बना के रख दिया। और उनके अगर आप देखते हो कोई भी वर्कशॉप में, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ या फिर ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने ड्राइंग क्लासेस को अपने ड्राइंग क्लासेस में सीमित रखो, और स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए अगर मुझे प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है तो ऑब्वियसली मुझे प्रोफेशनल गाइडेंस में ही जाना जरूरी है, नहीं तो मैं पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी पेंटिंग या फिर जो क्लासेस ने प्रोवाइड किए वो जो रेफरेंस है उसी में खुश रहता हूं। और उनके फॉल्स एग्जीबिशंस, फॉल्स कॉम्पिटिशंस, उसी में खुश होता हूं। उनका क्वालिटी ऑफ जो वर्क है वो कभी बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि व्हाट इज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वो जहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको ही पता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सही जी। जगह पे सही तरीके से पढ़ो, और एज एन एजुकेटर, एज एन स्टूडेंट आपको पता सबसे ज्यादा होना चाहिए, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल है, आप सही तरीके से समझ सकते हो कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, और किसी का काम अच्छा है, किसी का सिर्फ काम अच्छा है, या फिर किसी का सिर्फ बोल बच्चन अच्छा है। जैसे कि कुछ जी, लोग डेफिनेटली। अच्छे तरीके से ऑनलाइन में पढ़ा लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में कुछ काम उनका और ही होता है, वर्क फ्रॉम लाइफ कुछ और है, लेकिन वर्क फ्रॉम फोटोग्राफ कुछ और चलता है। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है, एक आर्टिस्ट फोटो से ऊपर अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है, एक आर्टिस्ट जब रियल लाइफ में एक डेमोन्स्ट्रेशन है तो कुछ और काम कर रहा है। तो ये डिफरेंशिएशन क्यों है, ये भी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि अरे अरे इसका काम तो बहुत अच्छा है, फोटो से तो बहुत अच्छा फोटो रिलीजन काम कर सकता है, लेकिन रियल लाइफ में ये कर ही नहीं पाता, क्योंकि वो पता ही नहीं कि फ्रॉम लिमिटेड टाइम पीरियड में कैसे डेवलप करना है, और एक लाइव। लंबे समय के लिए आर्टवर्क को कैसे डेवलप करना है। और ये यस। सारी चीज क्वेश्चन जो है उसका आंसर एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम में ही छुपा है, और अगर आपको चेंज करना है तो पहले एजुकेशन सिस्टम को चेंज, देन अपने आप जो ये फॉल्स इंफॉर्मेशन जो चल रही है मार्केट में वो थम जाए, और अपने फायदे के लिए अभी मार्केट को डिस्ट्रैक्ट करना बंद कर, अभी कुछ यस। लिमिटेड पीरियड का जो, जैसे कि सोने के अंडे देने वाली जो मुर्गी है, उसे जो सही तरीके से अगर यूज नहीं किया तो एक दिन से आपको मार के खाने की जो आदत है वो बंद करनी पड़ेगी। आप अपने फायदे के लिए अभी ऐसा लग रहा है कि आप अच्छा माहौल क्रिएट कर रहे हो, लेकिन 4 साल के बाद वो माहौल आपको पता चलेगा कि बहुत गंदा ही है। तो आपको सही मायने में पहले जाके पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज, हाउ टू क्रिएट ए शो, हाउ टू एजुकेट द पीपल। ये सही जगह पे जाके पहले सीखो टीचर की कैपेबिलिटी क्या होती है, टीचर की प्रायोरिटी क्या होती है, एज ए टीचर की डेफिनेशन क्या होती है, वो पहले समझो, एंड देन यू स्टार्ट टीचिंग। यस। यस सर। हम सबको आई थिंक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि हम जो सीख रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उसके पीछे हम किस तरह के फुटस्टेप्स छोड़ रहे हैं, जो आगे आने वाले लोग उससे क्या सीखेंगे। और अगर हम सही नहीं कर रहे हैं तो इस सबसे कला सफर करेगी, आर्ट सफर करेगा। तो ये सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको समझनी चाहिए। तो सर आई थिंक काफी टाइम हो गया है मुझे आईजीटीवी पे सेव करना। तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सेशन था ये, बहुत ही ज्यादा। और कई चीजों के बारे में इतनी अच्छी गाइडेंस मिली जो शायद ही क्योंकि हम अभी बिगिनर हैं हम तो, लेकिन
इतनी अच्छी नॉलेज मिली, सब कुछ बहुत अच्छा लगा सर। सब लोग बहुत सेशन के बीच में बोल रहे थे, क्योंकि ये डेफिनेट है कि अपनी आंखें खोलना बहुत जरूरी है, सही गाइडेंस मिलना भी बहुत जरूरी है कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। तो आपने कंधे पकड़ के जोड़ दिया कि नहीं, ये सही नहीं है, ये सही है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो आपने मच। इतना टाइम दिया और इतनी सारी वैल्यूएबल बातें बताई और बोल्डली बताई, जो बहुत जरूरी है। ये गोल्ड मैं ये सच्चाई मैं कहूँगा कि बहुत लोगों को ये सच्चाई पता ही नहीं है। बहुत लोग अपने आंखों पे पट्टी बांध के जी रहे हैं और उस पट्टी बंधे हुए बंदे के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। तो ये पता होना जरूरी है कि कि जी सच्चाई क्या है। इट्स नॉट अबाउट द सच और झूठ, इट्स ऑल अबाउट द व्हाट इज प्योर। मुझे सोसाइटी के बारे में अगर सही तरीके से सोचना है तो उनके फायदे के बारे में सोचना, ना कि अपने फायदे के बारे में सोचना। जी सर। इसके लिए आपको अपनी स्पेक्ट्रम को, नॉलेज ऑफ स्पेक्ट्रम को ब्रॉडर रखना एंड अपडेटेड रखना जरूरी है। और वही आप जैसे कि मेरा नॉलेज 4 साल पहले कुछ और था, अभी कुछ और है और अपडेटेड है, और आगे 4 साल के बाद कुछ अपडेटेड रहेगा, और उस अपडेटेड नॉलेज को मैं अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर दे रहा हूँ, ना कि उसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड। यस सर। यस सर। कभी इन फ्यूचर आई होप कि फिर से आपके साथ लाइव सेशन हो, क्योंकि बहुत सी बातें रह गई हैं। क्योंकि पता ही नहीं चला कि कब 2 घंटे हो गए। बहुत ही थैंक यू ज्यादा सो मच अमेजिंग मुझे सेशन इनवाइट था सर। करने के लिए। मुझे सर अच्छा आपका लगा थैंक यू। अपनी सारी बातें शेयर करके। जी सर। सब और लोग आपको अगर ही थैंक यू मेरी बोल। बातों से अगर किसी को बुरा लगा, या फिर किसी को किसी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची, तो मैं अभी सॉरी बोल देता हूँ। मुझे किसी को हर्ट नहीं करना था, मुझे किसी को पॉइंट आउट भी नहीं करना था, मुझे किसी को टारगेट भी नहीं करना था। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बताना था। नाउ इट्स अप टू देम कि हाउ दे टेक इट एज अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। सब कुछ। Yes, sir. जी, लाइव सेशन आप बाद में मैं इसी चैनल पे आईजीटीवी में सेव कर दूंगी, आप वहां देख सकते हैं डेफिनेटली श्योर। तो सर मैं ये लाइव थैंक यू सेशन सो यहीं मच। एंड करती हूँ। थैंक यू वंस अगेन सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।